चैप्टर 2911 माइंड किलर। जब नेफिस, स्लेयर और पपेटिया आकाश के विशाल अंधकार में नाइटमेयर स्वॉर्म से लड़ रहे थे, तब सन्नी ने नरक के हृदय में अमर सम्राट अजारेक्स का सामना किया। आत्मा सर्प की तलवार शापित अत्याचारी की भयानक कांच की कुल्हाड़ी के विनाशकारी प्रहार को झेल गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से। उस प्रहार की भयावह शक्ति से मानो पूरी दुनिया ही बिखर गई और उसके आसपास के रेत के टीले भी धराशायी हो गए। तूफानी हवाओं ने असंख्य टन रेत को हवा में उड़ा दिया, जिससे आकाश ढक गया, ठीक वैसे ही जैसे दुर्लभ तितलियों का विशाल झुंड ठंडे दूर के तारों को ढक लेता है। ऐसा लग रहा था मानो एरियल के नरक पर अचानक एक भयंकर रेत का तूफान आ गया हो और पूरी दुनिया को ढक लिया हो। उस विनाशकारी प्रभाव के केंद्र में फंसी सनी उस भीषण प्रहार से पीछे की ओर फेंक दी गई। धतेरे की, उसने अपने शरीर को पहाड़ जितना भारी बना लिया था, फिर भी उसका शरीर गोली की तरह हवा में उछला। जैसे ही वह रेत पर गिरा, एक और जोरदार धमाका हुआ, जिससे रेगिस्तान कांप उठा। उसके जेड रंग के कवच का कंधा टूट गया, लेकिन उसकी दृढ़ हड्डियां अडिग रहीं। जब स्लेयर का सामना विशालकाय राक्षसों के भयानक झुंड से हुआ, तब वह अभी भी रेत पर लौट रहा था। खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए सनी ने कुछ क्षणों के लिए ऊपर देखने की अनुमति दी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी निगाहें बहुत ऊपर न भटकें, जहां सातवां बीज विशाल पिरामिड के शीर्ष पर स्थित था। दुष्ट ऑब्सिडियन ड्रैगन को नाइटमेयर बटरफ्लाइज का वध करते देख उसे एक पल के लिए आक्रोश महसूस हुआ। आखिर उसने अजगर को कब मार डाला? स्लेयर की रूप बदलने की क्षमता उसे उन सभी जानवरों का रूप धारण करने की अनुमति देती थी जिन्हें उसने मारा था, जिसका अर्थ यह था कि एक समय उसने एक ड्रैगन का शिकार करके उसे मार डाला था। अब काय को कड़ी टक्कर मिलने वाली थी। फिर भी वह स्लेयर के बारे में बात कर रहा था। अगर उसने एक दो ड्रैगन न मारे होते तो शायद यह और भी अजीब होता। फिर भी ऐसा क्यों है कि मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी किसी ड्रैगन को नहीं मारा? यह क्या बात है? ये तो सनी के विचार पूरा होने से पहले ही उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने बिना सोचे समझे सिर झुका लिया और पलक झपकते ही कुल्हाड़ी का ब्लेड उसकी गर्दन की जगह से तेजी से गुजरा। अजारेक्स पहले से ही उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी धुंधली आकृति भयंकर रेत के तूफान में एक काली चट्टान की तरह खड़ी थी। सनी का सिर काटने में नाकाम रहने पर उसने उसी क्षण कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उसकी छाती पर वार किया। उस वार की जबरदस्त ताकत से सनी कराह उठा और पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन पलक झपकते ही कुल्हाड़ी का ब्लेड उसके सिर की ओर उड़ रहा था। वह केवल पीछे हट सकता था और अपना बचाव कर सकता था। उसकी हड्डियां दर्द से कराह रही थी, क्योंकि जेड मेंटल का अभेद्य कवच भयानक प्रभावों की ताकत से टूटकर धीरे धीरे बिखर रहा था। क्या बकवास है! अजारेक्स को युद्ध में हराना नामुमकिन था। बिल्कुल नामुमकिन। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके रूप और हजारों वर्षों तक युद्ध में लगे रहने के अपवित्र संयोजन ने उसे एक चलते फिरते आपदा में बदल दिया था। अपनी तमाम परछाइयों से परिपूर्ण होने के बावजूद सनी अमर सम्राट से कमजोर था। अपने साम्राज्य की तमाम छायाओं से सशक्त होने के बावजूद वह उसकी अत्याचारी इच्छाशक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। छाया नृत्य का प्रयोग करते हुए भी वह अजारेक्स के हजारों वर्षों के युद्ध अनुभव का मुकाबला नहीं कर सका, जो उसने अपने लंबे जीवनकाल में निरंतर विजय और नरसंहार के दौरान अर्जित किया था। और अगर सन्नी उसे रोकने में नाकाम रही, तो वह भयानक अर्धदेव अपनी खौफनाक युद्ध कुल्हाड़ी के एक ही वार से चेन ब्रेकर को आसानी से दो टुकड़ों में काट देगा। कोई दूरी उसे वार करने से नहीं रोक पाएगी, और नाइटमेयर बटरफ्लाइज भी उसे नहीं रोक पाएंगी। ये बात सन्नी को अपने दिल से पता थी, इसके लिए उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। सौभाग्यवश अमर सम्राट को रोके रखना ही सन्नी का एकमात्र काम था। उसे हराने पर निस्संदेह बहुत अच्छा लगता, लेकिन अफसोस उसके पास इसके लिए न तो समय था और न ही अवसर। लानत है उस कमीने की। सनी आखिरकार फुर्ती से एक घातक वार से बच निकलने में कामयाब रहा और पीछे हटकर अजारेक्स से थोड़ी दूरी बना ली। विशालकाय अजारेक्स सीधा खड़ा हुआ, अपनी खाली आंखों से सन्नी को घूरता हुआ एक भयानक दृश्य देखा और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसी समय उसकी इच्छाशक्ति ने चारों ओर की दुनिया पर भयंकर तीव्रता से हमला किया, अंतरिक्ष को इस तरह से विकृत कर दिया कि सन्नी भाग न सके और अजारेक्स एक ही कदम में उस तक पहुंच सके। सन्नी ने स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करके ऐसा होने से रोका, या कम से कम उस प्राचीन अत्याचारी की गति को धीमा कर दिया। वह एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने एक और गोली ली। तब तक अजारेक्स लगभग उसके पास पहुंच चुका था और उसके मरे हुए योद्धाओं की सेना रेत के तूफान में उनका पीछा कर रही थी। सनी ने दांत पीसते हुए तीसरा कदम बढ़ाया। उसी समय उसने अपनी आत्मा सागर में बची हुई कुछ अक्षुण्ण आत्माओं में से एक को बुलाना शुरू कर दिया।
चौथा चरण, सनी के अवतारों में से एक उससे अलग होकर रेत के तूफान में गायब हो गया। पांचवां चरण, अज़ारेक्स ने अविश्वसनीय गति से आगे की ओर छलांग लगाए और उनके बीच की शेष दूरी को पार कर लिया। छठा चरण, वह भयानक युद्ध कुल्हाड़ी हवा में उछली, मानो नीचे आकर सन्नी को सिर से पैर तक चीर देने के लिए तैयार हो। सातवां चरण, सनी रुक गया। अरे कमीने, उसने अपनी सर्पाकार ओडाची तलवार उठाई, मानो वह फिर से अपना बचाव करने के लिए तैयार हो। आपने पीछे देखो, और तभी अज़ारेक्स ठोकर खाकर गिर पड़ा। अमर सम्राट अचानक रुक गया, उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। उसकी खाली आंखों में छाया अंधेरा छटा और उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, मानो अचानक किसी असहनीय भय से ग्रस्त हो गए हो। और वहां भयंकर रेत के तूफान से आधा छिपा हुआ, उसके ऊपर एक विशालकाय वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी छाल काले रंग की थी, जबकि उसके सुंदर पत्ते उससे भी कहीं अधिक गहरे थे, रात के आकाश के मखमली विस्तार से भी गहरे, विस्मृत तट के ऊपर फैले तारों से रहित शून्य की तरह गहरे। वह तो निश्चित रूप से आत्मा भक्षक की छाया थी, उस भ्रष्ट पवित्र वृक्ष की छाया जिसे सन्नी ने एक बार जलाकर राख कर दिया था, और जो आमतौर पर उसकी प्रकाशहीन आत्मा के शांतिपूर्ण अंधेरे में बनी रहती थी, जिसकी शाखाएं नामहीन मंदिर के प्रांगण के ऊपर हल्के से झूलती रहती थी। जब सन्नी ने सोल डेवोरिंग ट्री को नष्ट किया, तब वह एक फॉलन टेरर था। जाहिर है, एक फॉलन टेरर किसी सुप्रीम के लिए गंभीर खतरा नहीं बन सकता था, खासकर अज़ारेक्स जैसे सुप्रीम के लिए, जो स्टील का प्लेग था। लेकिन हजारों वर्षों तक एक पवित्र वृक्ष पर कीलों से जड़े रहने की स्मृति, जहां वह शक्तिहीन, पराजित और भागने में असमर्थ थी, यह उसे झकझोरने के लिए काफी था। यह उसकी अडिग, अत्याचारी इच्छा शक्ति को हिला देने के लिए काफी था। इसमें थोड़ी सी दरार डालने के लिए, चाहे वह कितनी ही संक्षिप्त क्यों न हो। आत्मा भक्षक कोई साधारण छाया नहीं थी, यह उस चीज की परछाई थी जिससे अज़ारेक्स सबसे ज्यादा डरता था, भले ही वह इसे स्वीकार करने को तैयार न हो। यह उसका अपना निजी दुष्स्वप्न था, और अमर सम्राट को एरियल के मकबरे की छाया में उस भयानक दुष्स्वप्न का सामना करने के लिए विवश होना पड़ा, वह विशाल पिरामिड जिसे भय के दानव ने अपने द्वारा बनाए गए नरक के हृदय में निर्मित किया था, जहां से सभी बुरे सपने पैदा हुए। अगर इतना काफी नहीं था तो अज़ारेक्स को सोचने पर मजबूर करने के लिए सन्नी को पता नहीं था कि और क्या हो सकता है। सनी का मकसद सिर्फ उसे कुछ पल के लिए रोकना ही नहीं था, वह तो बस अपने लिए समय खरीदना चाहता था। तो जब अज़ारेक्स आत्मा भक्षण वृक्ष के भयावह रूप से कुछ क्षण के लिए थम सा गया, तब सन्नी अंधेरे में चला गया और उसके पास प्रकट हुआ, और अपने शेष 6 अवतारों का उपयोग करके उसे अपने अंधकार में आलिंगन में लपेट लिया। अचानक आत्मा भक्षक को छायाओं के स्वामी, मृत्यु के संप्रभु के 6 सर्वोच्च अवतारों द्वारा शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की गई। इसकी शाखाएं हल्के से हिल रही थीं, असंख्य सुंदर काले पत्ते धीरे से सरसरा रहे थे, फिर भी हवा के कान फाड़ देने वाले शोर को दबा रहे थे। और फिर परछाइयों से बनी और सर्वोच्च शक्ति से ओतप्रोत असंख्य जंजीरें, आत्मा भक्षण करने वाले वृक्ष, मृत्यु वृक्ष की विशाल आकृति से निकलकर अज़ारेक्स और उसके अमर योद्धाओं की ओर उड़ने लगी। प्राचीन अत्याचारी अंततः अपनी लकवाग्रस्तता से उबर गया और अपनी ओर आती जंजीरों से बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसे भूखे सांपों की तरह बांधा और आत्मा भक्षक के तने की ओर घसीटते हुए ले गए, ठीक उसी तरह जैसे उसके अमर योद्धाओं को बांधकर उसकी विशाल शाखाओं से लटकाया जा रहा था। जल्द ही मृत्यु वृक्ष की शाखाओं से हजारों काले कंकाल भयानक फलों की तरह लटक रहे थे, मानो बेबस होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। उनके जबड़े खुले हुए थे, मानो खामोश चीखों में खुले हो। डरावने मृत्यु वृक्ष के काले पत्ते सरसराहट भरे अंधेरे के सागर की तरह लहरा रहे थे। शापित योद्धाओं के सम्राट, स्वयं अमर सम्राट, मृत्यु वृक्ष के विशाल तने से असंख्य जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनका संघर्ष अत्यंत प्रचंड था, जंजीरें टूटकर बिखर रही थी क्योंकि आत्मा भक्षक की जड़ों में व्याप्त गहरे अंधकार से नई नई जंजीरें प्रकट होकर उनकी जगह ले रही थी। वह भयानक साया पहले से ही अपना घिनौना जादू चला रहा था, अमर योद्धाओं के मन को विषैला बना रहा था। हालांकि अपने स्वामी के 6 अवतारों से बल पाकर भी वह इस बात के प्रकोप, अज़ारेक्स की असीम इच्छाशक्ति का सामना नहीं कर सका। अदृश्य रूप से उसकी इच्छाशक्ति विशाल वृक्ष के तने से टकराए, उसे तोड़कर चकनाचूर करने के इरादे से। लेकिन वास्तव में वह सन्नी की अपनी इच्छाशक्ति से टकराए, जिसने आत्मा भक्षक को एक अदृश्य कवच की तरह सुरक्षित रखा। दुष्स्वप्न की पुकार से पागल होकर, छाया प्रकटीकरण की मदद से सभी अमर प्राणियों और उनके शासक को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए, और प्राचीन अत्याचारी की इच्छा का विरोध करते हुए, वह मानसिक पीड़ा की एक मौन चीख निकालने से खुद को रोक नहीं सका। बस थोड़ी देर और स्थिर रहो।
बेशक अजारेक्स उसकी आज्ञा मानने वाला नहीं था। अमर सम्राट ने अपनी जंजीरों से जूझते हुए असीम क्रोध में दांत पीसे। धीरे धीरे जंजीरें टूटती गईं, जिससे उसे थोड़ा हिलने डुलने की जगह मिली। पहले तो वह केवल अपनी खोपड़ी हिला पा रहा था, इसलिए अजारेक्स ने जंजीरों को अपने काले दांतों से काटकर चकनाचूर कर दिया। फिर उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को सोल डिवोरर के तने पर जोर से मारा, जिससे पूरा पेड़ कांप उठा। विशाल पेड़ की छाल पर गहरी दरारें पड़ गईं और उनमें से रस की तरह धूसर धुंध बहने लगी। अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अजारेक्स ने मृत्यु वृक्ष पर कई बार और प्रहार किया, जिससे उसका तना फट गया और साथ ही उसका अपना हेलमेट भी चकनाचूर हो गया। फिर वह किसी तरह अपनी एक बांह छुड़ाने में कामयाब हो गया। ऐसा होते ही सन्नी को एहसास हुआ कि उसका समय खत्म हो चुका है। बकवास। फिर भी सोल डेवोरर ने अपना उद्देश्य बखूबी पूरा किया। इसने डेथलेस सॉवरेन को रोके रखा और साथ ही उसके मरे हुए योद्धाओं को बांध दिया। अजारेक्स द्वारा कुल्हाड़ी चलाने से ठीक पहले सन्नी मृत्यु वृक्ष की छाया से बच निकला। वह भयानक हथियार हवा में घूमता हुआ आया और सन्नी के हाथ में जा गिरा। क्षण भर में कांच की धार चमकी और उसे बांधने वाली शेष जंजीरें चकनाचूर हो गईं। प्राचीन अत्याचारी जोरदार धमाके के साथ रेत पर गिर पड़ा। जैसे ही उसके उतरने से हवा में उड़ी रेत हवा के साथ उड़ने लगी, सन्नी और अजारेक्स ने खुद को एक दूसरे के सामने पाया। उनके बीच की दूरी 100 मीटर से अधिक नहीं थी। प्राचीन काल के उस भयानक विजेता ने अपनी खाली आंखों की गहराइयों में उबलते हुए पागलपन भरे असीम क्रोध से सनी को घूर कर देखा। वहीं सनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि इतना समय काफी होगा। और जैसे ही उसने यह बात कही, इससे पहले कि अजारेक्स उस पर हमला कर पाता, उसके पीछे की खाली जगह अचानक खाली नहीं रह गई। इसके बजाय वहां एक भव्य काला मंदिर था, जिसके ऊंचे स्तंभ प्राचीन काले भवन को सहारा दे रहे थे। वह मंदिर, जो लगभग अस्तित्व जितना ही प्राचीन था, उस समय निर्मित हुआ था जब स्वप्न देवता अभी तक विस्मृत देवता नहीं बने थे। अनाम मंदिर। कुछ समय पहले ही सन्नी के 7वें अवतार ने अजारेक्स के पीछे आत्मा भक्षक की परछाई को बुलाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आत्मा सागर में विलीन हो गया। अनाम मंदिर की प्रतिकृति की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके विशाल हॉल में प्रवेश किया। प्रतिकृति का उपयोग करके अपने गढ़ से जुड़ने के बाद सन्नी ने उसे अपने सार से भर दिया और उसे अपने पास बुला लिया। उसे भूले हुए किनारे के शाश्वत अंधकार से एरियल के नरक के केंद्र में ले आया। वह अवतार अब अनाम मंदिर के अंदर था और उसके भूमिगत हिस्से की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां दो वस्तुएं विशाल रनिक वृत्तों के भीतर समाहित थीं, जिनमें से प्रत्येक से एक भयावह और द्वेषपूर्ण आभा निकल रही थी। उसका निशाना उन्हीं वस्तुओं में से एक था। अंततः अजारेक्स ने आगे की ओर छलांग लगाई, लेकिन वह सनी तक कभी नहीं पहुंच पाया। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। भयानक विशाल कुल्हाड़ी हवा में जम गई और स्वयं प्राचीन अत्याचारी लड़खड़ा गया। उसने ऊपर देखा, उसकी खाली आंखों में थोड़ी सी सतर्कता झलक रही थी। और फिर उसका विशालकाय शरीर हवा में उड़ गया, मानो किसी विशाल चीज ने उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया हो। वह अनाम मंदिर का अदृश्य रक्षक था, उनमें से अंतिम और एकमात्र बचा हुआ। सन्नी को अभी भी उस प्राणी के स्वरूप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहां तक कि उसकी शक्ति की वास्तविक सीमाएं भी नहीं। हालांकि वह इतना अवश्य जानता था कि वह सृष्टि के आरंभ से अस्तित्व में था और एक समय स्वयं देवताओं की सेवा कर चुका था। सन्नी के पहले दुष्स्वप्न के दौरान संरक्षक ने उसे अनाम मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी, क्योंकि उसकी आत्मा में दिव्यता का चिन्ह अंकित था, क्योंकि उसने उस पर देवताओं की परिचित सुगंध को पहचान लिया था। इसी कारण से इसने पर्वत राजा को भी अंदर आने दिया, क्योंकि हजारों साल पहले संदेह के कीड़े द्वारा भ्रष्ट किए गए पवित्र राजा की आत्मा कठपुतली नचाने वाले का कोकून भी एक समय दिव्य ज्वाला से उत्प्रोत थी। हालांकि अपार शक्ति का स्वामी होने के बावजूद अजारेक्स का देवताओं से कोई संबंध नहीं था, बल्कि उसने देवताओं और उनसे जुड़ी हर चीज को सक्रिय रूप से चुनौती दी थी और स्वयं को उनसे कहीं अधिक देवत्व के सिंहासन पर बैठने के योग्य समझा था। अदृश्य रक्षक अब सन्नी की सेवा में था, इसलिए अगर सन्नी चाहती कि वह अजारेक्स को रोके, तो वह निश्चित रूप से ऐसा कर देता। अजारेक्स की आकृति लगातार ऊपर उठती जा रही थी, जो लंबे समय से अनाम मंदिर की छत से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। उसका अटूट कांच का कवच चटक रहा था और टूट रहा था, नुकीले टुकड़े गिरते तारों की तरह बरस रहे थे। पारदर्शी हेलमेट के अंदरूनी हिस्से में काली खोपड़ी पर एक पतली दरार दिखाई दी। फिर उस प्राचीन अत्याचारी की खाली आंखों में कुछ चमक उठा और उसने अचानक अपनी भयानक कुल्हाड़ी लहरा दी।
तूफान की तेज हवा चली और रेत का बवंडर छट गया, जिससे ऊपर आसमान में नेफिस और नाइटमेयर बटरफ्लाई के विशाल झुंड के बीच चल रही भयानक लड़ाई का दृश्य सामने आ गया। डॉट 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 आकाश आग की लपटों से घिरा हुआ था, सफेद लपटों के एक चकाचौंध भरे नरक में बदल गया था। अचानक मुक्त होकर अजारेक्स जमीन पर गिर पड़ा और एक घुटने के बल आ गया। उसने खुद को सहारा देने के लिए विशाल कुल्हाड़ी का सहारा लिया। अभी भी स्थिर अवस्था में सनी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तुम हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो, है ना? अजारेक्स ने उसे घूर कर देखा। उसकी हत्या करने की मंशा इतनी प्रबल थी कि वह कमजोर विरोधियों की जान ले सकता था, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसी क्षण सन्नी का एक और अवतार अनाम मंदिर के स्तंभों के बीच से गुजरा, जिसके हाथों में कुछ था। वह काली सीढ़ियों से नीचे उतरा, सन्नी के पास रुका और सावधानीपूर्वक उस वस्तु को अपने सामने रेत पर रख दिया। अब सन्नी और अजारेक्स के बीच कुछ ऐसा था जो अमर सम्राट को लंबे समय तक रोक सकता था, या शायद उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता था। कुछ ऐसा जिसे सन्नी इस्तेमाल करने से बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन अब उसके पास इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अजारेक्स से निपटने का जो अनिश्चित तरीका उसने निकाला था, यह एक पुराना, जटिल ढंग से बना गुड़ियाघर था। वह गुड़ियाघर जिसे उसने जेड पैलेस से लिया था और अनाम मंदिर के भूमिगत कक्ष में सील कर दिया था, क्योंकि उसे रेवेनहॉर्ट जैसे घनी आबादी वाले शहर में, या किसी भी ऐसे शहर में जहां आम इंसान रहते हो, इसे छोड़ना बहुत खतरनाक लगता था। सनी ने आह भरी। देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। वह काफी समय से अजारेक्स से निपटने का तरीका सोच रहा था। दुर्भाग्य से वह प्राचीन अत्याचारी अत्यंत शक्तिशाली और अमर था, इसलिए सन्नी के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत कम तरकीबें कारगर साबित हो सकती थी। शुरू में उसने वांडरिंग आर्कॉन को अजारेक्स पर तैनात करने की उम्मीद की थी। आखिरकार अमर संप्रभु से निपटने के लिए अमर आत्मा से बेहतर कौन हो सकता था। हालांकि सन्नी को अजारेक्स से निपटने की सबसे संभावित वजह शैडो गॉड का अभिशाप थी। अगर प्राचीन अत्याचारी खुद को अभिशाप के वश में कर लेता, पूरी तरह से अमर बन जाता, तो वह सहयोगी नहीं रह जाता और एक भयानक खतरा बन जाता। लेकिन इसका ये भी अर्थ होगा कि आर्कॉन और अजारेक्स एरियल के नरक पर आक्रमण करने वालों को नष्ट करने की अपनी प्रबल इच्छा में एकजुट हो जाएंगे। यदि सन्नी अमर आत्मा को बुलाता है, तो वे एक दूसरे पर हमला करने के बजाय उस पर एक साथ हमला करेंगे, जो कि एक संतोषजनक परिणाम नहीं होगा। इसलिए यही दूसरा सबसे अच्छा विकल्प था, या यूं कहें कि दूसरा सबसे बुरा विकल्प। जैसे ही अजारेक्स ने दूर से उस पर हमला किया, सन्नी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मैं तुम्हें नरक में जाने के लिए कह सकता था, लेकिन तुम्हें पता है, हम पहले से ही यहाँ हैं। तो जाओ भाड़ में, कमीने। मिलो असली ऐश टायरेंट से। इसके साथ ही उसने सर्प को उठाया, अपनी सारी इच्छाशक्ति उसकी धार में समाहित कर दी और उसे गुड़ियाघर पर प्रहार करके उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। शापित अत्याचारी को एक शापित अत्याचारी से लड़ने के लिए मुक्त किया जा रहा था। दरअसल ये काफी विडंबनापूर्ण था। आगे क्या होगा ये देखने के लिए रुकने को तैयार न होकर सनी ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी आत्मा पर बल डाला और अनाम मंदिर को उसमें समाहित कर लिया, और अपनी आत्मा के सागर में स्थित प्राचीन गढ़ की प्रतिकृति को असली मंदिर से बदल दिया। फिर वह अंधेरे में चला गया और पीछे मुड़े बिना भाग गया। सफेद रेत के विशाल मैदान से गायब होने से पहले उसने जो आखिरी चीज सुनी, वह एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज थी, जिसने उसके शरीर की हर हड्डी को कंपा दिया और उसके अस्तित्व के हर रेशे को चीखने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि पीछे मुड़कर न देखना उसकी ओर से एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा और विवेकपूर्ण निर्णय था। मजे करो, अजारेक्स। अगले ही पल सनी अंधेरे से निकलकर चेन ब्रेकर के डेक पर आ गई। कहीं बहुत नीचे अजारेक्स ऐश टायरेंट और 2 ऐश बीस्ट्स के खिलाफ लड़ाई में लगा हुआ था। वे बीस्ट्स जिन्हें सनी, काय और स्लेयर ने एक बार एरियल के गेम के अंदर बदल दिया था, और जिन्हें सेशान ने चतुराई से डॉलहाउस में कैद कर लिया था। जाहिर है, दुनिया में कम से कम एक शापित दुर्वप्न प्राणी को छोड़ना कोई खुशी की बात नहीं थी। लेकिन एरियल के नरक में या उसके आसपास कहीं भी कोई मानव बस्ती नहीं थी, और एक शापित अत्याचारी के लिए भी सफेद रेत के टीलों के उस भयानक सागर से बच निकलना मुश्किल होता। इसलिए सनी ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर थोड़ी खुशी महसूस करने की अनुमति दी। अमर सम्राट के साथ संक्षिप्त झड़प के बाद भी उसके शरीर में भयानक दर्द था, इसलिए उसने उम्मीद की कि उस कमीने को भी अपनी हड्डियों में कुछ दर्द महसूस होगा। चेन ब्रेकर के डेक पर घुटनों के बल बैठे सन्नी ने दांत पीसते हुए उस पुकार की असहनीय आवाज को अनसुना कर दिया।
फिर उसने नेफिस द्वारा दी गई सफेद कपड़े की पट्टी को अपनी आंखों पर बांध लिया और उसके बाद ही स्थिति का जायजा लेने के लिए खड़ा हुआ। परछाइयों की अव्यवस्थित हलचल के कारण उसके आसपास क्या हो रहा था, ये समझना मुश्किल था, लेकिन सनी किसी तरह सामान्य स्थिति का अंदाजा लगाने में कामयाब रहा। धिक्कार है। चेन ब्रेकर भयावहता के विशाल और भयावह सागर में पवित्रता के एक छोटे से द्वीप की तरह था, जो चारों ओर से घिरा हुआ था और किसी भी क्षण एक छोटी सी गलती से नष्ट हो सकता था। अब तक वह उड़ने वाला यान भयानक नाइटमेयर बटरफ्लाई के झुंड के भीतर पहुंच चुका था और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। सेंट ने उसका निचला हिस्सा एरियल की कब्र की अंधेरी ढलान के समानांतर रखा था। दोनों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी बची थी, ताकि वह कम से कम एक तरफ से सुरक्षित रहे। ऐसा लग रहा था मानो चेन ब्रेकर काले पत्थर की अंतहीन, एकदम सपाट सतह पर तैर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह दुर्स्वप्नों के सागर में तैर रहा हो। विशालकाय नाइटमेयर तितलियां उसके चारों ओर मंडरा रही थीं, लेकिन उड़ने वाले यान के 3 रक्षकों ने उन्हें फिलहाल रोक रखा था। नेफिस, कठपुतलीकार और हत्यारा विशालकाय राक्षसों के झुंड के खिलाफ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे और प्रत्येक काले आकाश के 1/3 हिस्से की रक्षा करने का प्रयास कर रहा था। जिस आकाश में नेफिस लड़ रही थी, वह सफेद लपटों का सागर था, आशीर्वाद का चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश समय समय पर भयानक राक्षसों के अंधेरे, उमड़ते झुंड को चीरता हुआ प्रकट हो रहा था। वह अपने आत्मा के मूलों का पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त संख्या में उन्हें मार रही थी, लेकिन वह पूरी ताकत से काम कर रही थी, नवगठित मूलों को बनते ही जलाकर और विस्फोट करके और अधिक नाइटमेयर बटरफ्लाई को मार रही थी और इस प्रक्रिया को दोहरा रही थी। इस सब का दर्द और पीड़ा भयानक रही होगी और वह साथ ही साथ उस पुकार से भी जूझ रही थी। सन्नी का दिल उसके लिए तड़प रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके द्वारा मचाई गई तबाही का अकल्पनीय पैमाना भयावह और साथ ही प्रभावशाली भी था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी अर्धदेवता की क्षमताओं से परे हो, मानो दिव्य अधिकार का उल्लंघन कर रही हो। उसे देखना ऐसा था मानो कोई देवी नरक में उतरकर वहां रहने वाले दुष्टों को दिव्य दंड दे रही हो। एक अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य। फिलहाल सनी की दिलचस्पी चेन ब्रेकर के अन्य 2 रक्षकों में अधिक थी। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे उसके थे और इसलिए हर उस भयानक राक्षस को मारने से वह और भी शक्तिशाली हो जाता था। आकाश में, जहां कठपुतली चलाने वाला लड़ रहा था, काले रेशम का एक विशाल और भयानक बवंडर चल रहा था। विशालकाय पतंगा उस झुंड के बीच से गुजर रहा था और अपने काले धागों से दुर्स्वप्न तितलियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कठपुतली चलाने वाला भी रेशम से अपनी रक्षा कर रहा था और साथ ही साथ अपने विशाल आकार और शक्ति का उपयोग करके उन राक्षसों को चीर रहा था। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में इसका विशाल आकार एक फायदा और नुकसान दोनों साबित हुआ। इसने विशाल काले पतंगे को आकाश पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही नाइटमेयर बटरफ्लाइज के लिए इस पर हमला करना भी आसान बना दिया। पहले से ही कठपुतली चलाने वाले का शरीर क्षत विक्षत और क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसके विशाल पंख भयानक दरारों से ढके हुए थे और उसकी विशाल कायाकृति भूतिया कोहरे की विशाल लकीरों में लिपटी हुई थी। कठपुतली चलाने वाला जल्द ही नष्ट हो जाएगा। हालांकि यह अभी तक नष्ट नहीं हुआ था और इसके विशाल आकार ने अधिकांश राक्षसों को चेन ब्रेकर तक पहुंचने से रोक दिया था। आकाश में, जहां स्लेयर अपने ड्रैकोनिक रूप में लड़ रही थी, वहां नरसंहार और दुर्भावना का राज था। काला ड्रैगन उन नाइटमेयर बटरफ्लाइज के बीच घूम रहा था जो उस पर झपट रही थी, उसके काले शल्कों को नोच रही थी, अपने पंजों से उन्हें चीर रही थी, अपने भयानक मुंह से उन्हें अलग कर रही थी और अपनी लंबी और शक्तिशाली पूंछ से उनके पंख तोड़ रही थी। समय समय पर उसके मुख से भयानक गर्जना के साथ काली, निर्जीव ज्वाला की धाराएं निकलती थीं, जो उन विशालकाय राक्षसों का नाश कर देती थी। वह ज्वाला वास्तव में आग नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, कुछ भिन्न, ठंडी, लेकिन उतनी ही निर्मम और विनाशकारी। उसमें एक कपटी गुण था, जो राक्षसों के मांस को काटती हुई, उनकी जान सोखती हुई, मानो उन्हें खा रही हो, फैलती हुई जब तक कि उसका शिकार सूखकर काली धूल में तब्दील ना हो जाए। स्लेयर पहले से ही बुरी तरह घायल और जख्मी होकर इस लड़ाई में उतरी थी और अब वह विनाश के और भी करीब थी। हालांकि इससे उसकी निर्मम दुर्भावना और रक्तपिपासा में कोई कमी नहीं आई, बल्कि यह और भी तीव्र हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह मृत्यु के जितना करीब पहुंच रही थी, उतनी ही भयानक और क्रूर होती जा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे वह शैडो दायरे में थी, जब उसने निंदा की विशाल छाया पर सन्नी से लड़ाई की थी। चेन ब्रेकर के तीनों रक्षक अविश्वसनीय रूप से खूंखार थे, लेकिन फिर भी उनकी भयानक ताकत काफी नहीं थी, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। नाइटमेयर बटरफ्लाइज पहले ही उनसे आगे निकलकर चेन ब्रेकर की ओर गोता लगा रही थी। सेंट ने उड़ने वाले जहाज को स्थिर और सटीक तरीके से नियंत्रित करके फिलहाल उनसे बचने में कामयाबी हासिल कर ली थी,
लेकिन वह इसे ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसके चारों ओर भयानक जीव बढ़ते जा रहे थे और उसके पास पैतरेबाजी करने के लिए जगह कम होती जा रही थी। सौभाग्य से सनी अभी यही थी। संत, उसकी क्षतिग्रस्त आकृति 7 समान प्रतियों में विभाजित हो गई। एक ने सेंट की जगह चप्पू संभाले, जबकि अन्य 6 ने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। उसी समय सनी ने गहरी सांस ली और परछाइयों को बुलाया। नाइटमेयर, बटरफ्लाई स्लेयर और पपेटियर की आत्माओं ने पहले ही वध कर दिया था। अब वे चीजें आखिरकार उसकी ही थीं। जैसे ही एक और भयानक प्राणी चेन ब्रेकर की ओर झपटा, उनमें से दर्जनों, शायद सैकड़ों, एक अंधेरी लहर की तरह उसकी छाया से निकल भागे। उन्होंने पल भर में उस विशालकाय राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया और चेन ब्रेकर के चारों ओर फैल गए, मानो उसे एक अंधकार में ढाल की तरह घेर लिया हो। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है। यही शैडो लीजन की भयावहता थी। सन्नी या उसके सेवकों द्वारा मारे गए हर व्यक्ति का हाथ उस लीजन का हिस्सा बन जाता था, और इसलिए लड़ाई जितनी लंबी चलती थी, उसकी सेना उतनी ही मजबूत होती जाती थी। कम से कम सिद्धांत रूप में तो ऐसा ही है। 100 या शायद 1000 नाइटमेयर बटरफ्लाई परछाइयां लाखों परछाइयों के सामने टिक नहीं सकती थी, ये तो स्वाभाविक था। लेकिन कम से कम वे चेन ब्रेकर को एरियल के मकबरे के अंदर पहुंचने और महान नदी तक पहुंचने का मौका तो दे सकती थी। इसलिए सन्नी को कॉल के उस कष्टदायक, भयावह शोर को सहना पड़ा और इन भयानक परछाइयों की संख्या को जल्द से जल्द बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। सेंट पहले ही ढलान वाले डेक को पार करके उड़ने वाले जहाज के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी और अपनी ठंडी निगाहों को आगे बढ़ाते हुए उसने धनुष को बुलाया। अपने लंबे बालों को हवा में लहराते हुए उसने अपना भयानक काला धनुष उठाया और उसकी डोरी खींचकर निकटतम राक्षस पर निशाना साधा। एक काले तीर ने विशालकाय राक्षस के सिर पर प्रहार किया और उसका पूरा विशाल शरीर आंतरिक अंगों और काले धुएं के बादल में बदल गया। अच्छा विचार। चेन ब्रेकर को चलाते हुए सनी ने अपने 6 अवतारों को युद्ध में भेजा। 2 ने अपने अपने धनुष बुलाए, जबकि 4 ने काले, चमकदार पंखों वाले पंख प्रकट किए। उन चारों में से 2 ने लंबे भाले प्रकट किए और हवा में उड़ गए, और उड़ने वाले जहाज की रक्षा करने वाले नाइटमेयर बटरफ्लाई के साय में शामिल हो गए। 2 और उस ओर उड़े जहां स्लेयर झुंड के भीतर गहराई में लड़ रही थी, एक उसकी सहायता करने के लिए और दूसरा उसके साथ लड़ने के लिए। अंत में सनी ने सरपेंट को तलवारों के राजा का रूप धारण करने और चेन ब्रेकर के मुख्य मस्तूल के पास, जहां लकड़ी के डेक से पवित्र वृक्ष उगता था, तैनात होने का आदेश दिया, ताकि वह उस रूप में नियंत्रित होने वाली काली तलवारों से उसकी रक्षा कर सके। अब हमें बस मजबूती से टिके रहने की जरूरत है। सवाल ये था, क्या वे ऐसा कर पाएंगे? हर पल के साथ चेन ब्रेकर एरियल के मकबरे के अंतहीन काले विस्तार में और ऊपर की ओर यात्रा कर रहा था, और हर पल ये दुर्लभ तितलियों के प्रलयकारी झुंड में और गहराई तक धकेला जा रहा था। उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही विशाल पिरामिड से बाहर निकला था, लेकिन वह संख्या भी पूरे राज्यों पर छा जाने और उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। एक भयानक राक्षस कभी एक पौराणिक खतरा हुआ करता था, जो एक घनी आबादी वाले महाद्वीप पर सभी जीवन को नष्ट करने के लिए काफी भयावह था। क्या ऐसे हजारों राक्षस हो सकते हैं? लाखों। एरियल की कब्र के अंदर छिपा हुआ भयावह तत्व न केवल किसी भी लोक को, बल्कि स्वयं स्वप्न लोक को भी नष्ट कर सकता है। स्वप्न लोक को, जागृत दुनिया को और संपूर्ण अस्तित्व को। सनी और नेफिस अब तक चेन ब्रेकर की रक्षा करने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि वे विशाल राक्षसी जीवों के समूह का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। इसका सीधा कारण ये था कि अब तक चेन ब्रेकर नीचे उतरते हुए झुंड के बाहरी किनारों से होकर उड़ रहा था। एक बार जब नाइटमेयर बटरफ्लाइज उन पर पूरी तरह से हावी हो गईं, सनी एक पल के लिए थम गया और फिर उसने खुद को लड़ने के लिए मजबूर किया, अपने दिल में घर कर चुकी निराशा की भयावह भावना को दूर धकेलते हुए। लेकिन वह जिस चीज को दूर नहीं कर पा रहा था, वह थी वह पुकार, और वह घोर, पशुवत भय जो धीरे धीरे उसकी तर्कशक्ति को खत्म कर रहा था। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। उसे जो भयावहता महसूस हुई, वह साहस, वीरता या भयावह परिस्थितियों का सामना करने के गहन अनुभव से भी दूर नहीं हो सकती थी। यहां तक कि स्वयं उन परिस्थितियों का सामना करने से भी नहीं, क्योंकि इसका स्रोत कोई तर्कसंगत कारण नहीं था, न ही इसे दूर किया जा सकता था, बल्कि यह मात्र एक निम्न स्तर के प्राणी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जो स्वयं को भूले हुए ईश्वर, दुर्स्वप्न ईश्वर, भ्रष्टाचार के देवता, शून्य के स्वप्निल दूत की उपस्थिति में पाता था। भले ही वे जिस जगह के पास जा रहे थे, वह स्वयं भुला दिया गया देवता न हो, बल्कि केवल दुर्स्वप्न का बीज हो, जहां वह कैद था, मंत्र द्वारा सुला दिया गया था, फिर भी उनकी आत्माएं भयभीत होने से खुद को रोक नहीं सकी। ये भय उनके मन, शरीर या आत्मा से नहीं उपजा था।
बल्कि ये भय उनके अस्तित्व के मूल तत्व से उत्पन्न हुआ था, एक सहज प्रतिक्रिया की तरह जिसे सचेत रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। और सातवें बीज के जितना करीब वे आते गए, ये भय उतना ही भयावह होता गया। सनी के हाथ कांप रहे थे, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक गया। धिक्कार है। वह जम गया, क्षण भर के लिए पशुवत भय से अभिभूत हो गया। फिर एक कराह के साथ उसने खुद को मजबूर करके धनुष को फिर से खींचा। द कॉल, द सेवंथ सीड, द नाइटमेयर बटरफ्लाइज। आओ मुझे पकड़ो, धिक्कार है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपनी अधमरी और स्तब्ध अवस्था में सनी ने एक ऐसी चीज का सहारा लिया जिसने उसे पहले कभी निराश नहीं किया था। विरोध। वह द्वेषपूर्ण क्रोध से भरा हुआ था। दुनिया उसे जितना आघात पहुंचाती, उसका क्रोध उतना ही बढ़ता और वह उतना ही पलटवार करना चाहता। दुनिया को उतना ही दर्द पहुंचाना चाहता था जितना उसे पहुंचाया था, नहीं, उससे भी ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। तो सनी ने यही किया। उसकी कराह दहाड़ में बदल गई। दांत पीसते हुए उसने अपने पशुवत भय को क्रोध और आक्रामकता में बदल दिया। उस पुकार से उत्तेजित होकर उसने बीजों के बजाय दुष्वप्न तितलियों को अपना निशाना बनाया। मर जाओ, कमीनो। बहुत दूर उसके एक अवतार ने स्लेयर को अपने अंधकार में आलिंगन में ले लिया और निर्मम द्वेषपूर्ण नरसंहार में उसका साथ दिया। एक अन्य अवतार उस गहरे काले ड्रैगन के साथ साथ उड़ रहा था और उसे उन दुष्वप्न तितलियों से बचा रहा था जो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। चेन ब्रेकर के डेक पर एक अवतार कुशलतापूर्वक जहाज चला रहा था। उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वह छाया बोध के सहारे बखूबी काम कर रहा था। 4 अन्य अवतार जहाज की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। उनमें से 2 धनुर्धरों के रूप में सेंट के साथ शामिल हो गए, जबकि 2 अन्य ने अपने घृणित प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ाई में नाइटमेयर बटरफ्लाई की आत्माओं का नेतृत्व किया। जैसे जैसे उड़ने वाला जहाज ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे ग्रेट नाइटमेयर क्रिएचर्स की संख्या बढ़ती गई और वे तीनों रक्षकों नेफिस, स्लेयर और पपेटियर की बाधा को तोड़कर आगे बढ़ने लगे। और उन तीनों रक्षकों को भी उतना ही अधिक नुकसान उठाना पड़ा। कितना लंबा। सनी यह नहीं देख पा रहा था कि वे कितनी ऊपर चढ़ गए हैं, और वह इतना डरा हुआ था कि अपनी छाया इंद्रिय को ऊपर की ओर बढ़ाकर एरियल के मकबरे की सतह पर किसी अज्ञात अपवित्र प्राणी के पंजों से बने 4 विशाल निशानों को ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह जानता था कि अगर वे जल्द ही उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे तो उनकी मौत हो जाएगी। वह और उसके सेवक जितने अधिक नाइटमेयर बटरफ्लाइज को मारते थे, उतने ही अधिक उन भयानक प्राणियों की परछाइयों को वह बुला सकता था, और वे परछाइयां बदले में अपनी ही भयावह प्रजाति के और अधिक प्राणियों को मार सकती थी और उन्हें शैडो लीजन में भर्ती कर सकती थी। सैद्धांतिक रूप से तो यही होना चाहिए था, यानी एक दुष्चक्र का निर्माण होना चाहिए था। और यह कुछ समय के लिए सफल भी हुआ। वाकई। लेकिन जैसे ही चेन ब्रेकर उस भयानक झुंड की गहराई में उतरा, चीजें बदलने लगी। पहले तो सन्नी और उसके साय तक पहुंचने वाली भयानक तितलियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सन्नी और सेंट ने उन्हें आसमान से नीचे गिरा दिया, जबकि उसके 2 पंखों वाले अवतारों ने बचे हुए लोगों को चीर-फाड़ कर रख दिया, अनगिनत विशाल पंखों के बेतरतीब ढंग से फड़फड़ाने से उठी तूफानी हवाओं को चीरते हुए। उसके साय ने उन कुछ लोगों को भी चीर-फाड़ कर रख दिया जो उससे बच निकले थे। कोई भी चेन ब्रेकर तक नहीं पहुंचा। हालांकि जैसे जैसे भयानक झुंड का घनत्व बढ़ता गया और उड़ने वाले जहाज के तीनों अग्रिम दस्तों को अधिक नुकसान पहुंचा, स्थिति बदल गई। सन्नी और सेंट द्वारा झुंड पर चलाए गए तीर सागर में एक बूंद के समान थे। उनके पंख वाले अवतार उन भयानक राक्षसों की बाढ़ में डूब रहे थे, जबकि उनकी परछाइयों को भी नुकसान होने लगा क्योंकि उनके साथियों ने पलटवार किया। पहले तो उसने कुछ छायाएं खोई, फिर और फिर धीरे धीरे वह छाया तितलियों को उतनी तेजी से खोने लगा जितनी तेजी से छाया सेना में नई छायाएं जुड़ रही थी। तब तक उसके पंख वाले अवतार उन नाइटमेयर बटरफ्लाई को नष्ट नहीं कर रहे थे जो 3 रक्षकों को पार कर चुकी थी, बल्कि वे उनके सैलाब में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। चेन ब्रेकर के चारों ओर रक्षा की पहली परत अप्रभावी हो गई, दूसरी अपर्याप्त थी और तीसरी किसी तरह से टिकी हुई थी। यह तो बस समय की बात थी कि नाइटमेयर बटरफ्लाई में से पहली तितली चेन ब्रेकर से टकरा जाए, जिससे उसके लकड़ी के ढांचे पर गहरे निशान पड़ जाएं। धत्तेरी की। सनी ने अपना धनुष फेंक दिया और पानी में कूद गया और उस रहस्यमय प्राणी के पंख पर जा गिरा। उसे उस भयानक प्राणी के शरीर तक फिसलकर नीचे जाने और उसका सिर काटने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। लेकिन तब तक एक और भयावह वस्तु पहले ही डेक पर गिर रही थी। उस एक को सर्प द्वारा नियंत्रित 7 काली तलवारों द्वारा 9 बराबर भागों में काट दिया गया था, लेकिन और भी भाग रास्ते में थे। उस बिंदु से आगे दुष्वप्न तितलियों के झुंड के खिलाफ लड़ाई केवल भयावह होने से बदलकर हताशापूर्ण हो गई।
और वो पुकार तेज होती जा रही थी। सन्नी ने कान ढकते हुए कराहते हुए कहा, इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। दूर स्लेयर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे उसके एक अवतार ने नाइटमेयर बटरफ्लाई के दरांती जैसे अंग से बचने में एक पल की देरी कर दी। वह अंग उसके सीने पर लगा, जहां मेंटल की जेड जैसी धातु पहले ही अजारेक्स द्वारा क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कवच किसी तरह टिका रहा, लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके आंतरिक अंगों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा। आखिरकार उन्हें फ्लैश वीव द्वारा रूपांतरित और बेहतर बनाया गया था, लेकिन परिणामस्वरूप वह हवा में उछल गया और अपनी उड़ान पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे वह एक अन्य भयानक जीव से खुद को बचाने में असफल रहा। और जब उस जीव ने उस पर हमला किया, तो कवच उस वार को रोकने में नाकाम रहा। नाइटमेयर बटरफ्लाई की भयानक सूंड, एक लंबी खोखली सुई जैसी सूंड जो उनके मुंह का काम करती थी, ने सन्नी की छाती को छेद दिया और उसकी पीठ से बाहर निकल गई, जिससे वह एक पिन किए हुए कीड़े की तरह व्याकुल हो गया। ये क्षति लगभग जानलेवा थी, या कम से कम वंश से विमुख व्यक्ति के लिए तो होती ही। हालांकि बुनाई की दृढ़ता भी सन्नी को लगी भीषण क्षति का मुकाबला नहीं कर सकी। उसकी अटूट पसलियां टूटकर अपनी जगह से मुड़ गईं, उसके फेफड़े पूरी तरह नष्ट हो गए, उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मुंह से खून बह रहा था। सन्नी ने दांत पीसते हुए सूंड को काट डाला और लड़खड़ाती हुई नाइटमेयर बटरफ्लाई से दूर गिर गया। दर्द सहन करने योग्य था। हालांकि उसे जो नुकसान हुआ वह मामूली नहीं था। उसके पास अपने क्षत विक्षत शरीर को स्लेयर की ओर धकेलने और एक परछाई में परिवर्तित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने विकृत अवतार को उसके चारों ओर लपेट लिया। अब उसका वह अवतार बस यही कर सकता था, जब तक कि वह उसे खोना न चाहे। चेन ब्रेकर के अन्य रक्षकों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। स्लेयर हमेशा की तरह ही खूनी द्वेष से भरी हुई थी, लेकिन उसका ड्रैगन जैसा शरीर अब अनगिनत घावों से निकलते धुएं से लगभग पूरी तरह ढका हुआ था। उसकी एक आंख चली गई थी, और उसके निर्दयी मुंह के कई दांत टूट चुके थे। उसका एक शक्तिशाली पैर बुरी तरह से टूट गया था, फटे हुए मांस से काली हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, और उसके भयानक पंजे बेजान लटक रहे थे। अब वह टूटा हुआ अंग उसके लिए एक बेकार बोझ मात्र था, जो उसकी गति धीमी कर रहा था। अपने शरीर को मोड़ते हुए स्लेयर ने उस बेकार लटकते हुए अंग को काट डाला और एक ही झटके में उसे फाड़कर राख कर दिया, फिर लड़ाई जारी रखी। दूर कहीं कठपुतली नचाने वाला भयानक घावों से छलनी था। कई डरावनी तितलियां उसके शरीर पर रेंग रही थी, उन घावों को और गहरा कर रही थी और नए घाव बना रही थी। उसका एक पंख क्षतिग्रस्त था, जबकि दूसरा फटने की कगार पर था। काले रेशम का वह तूफानी आवरण जो कभी उसकी रक्षा करता था, वह भी तार तार हो चुका था, और वे भयानक जीव टिड्डियों की तरह उस रेशमी धागे को कुतर रहे थे। और नेफिस ने चेन ब्रेकर के बाकी सभी रक्षकों की तुलना में कहीं अधिक नाइटमेयर बटरफ्लाइज का सफाया किया था, और वह उनके छोटे हवाई बेड़े के स्नोपियर्सर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उन विशालकाय राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार वह उन्हीं के समान श्रेणी की थी, जिसका अर्थ था कि जिस प्रकार वह उन्हें आसानी से घायल और नष्ट कर सकती थी, उसी प्रकार वे भी उसे घायल और नष्ट कर सकते थे। नेफिस तितलियों द्वारा पहुंचाए गए अधिकांश घावों को ठीक कर सकती थी, लेकिन अगर उसे एक ही वार में मार दिया जाता, तो कोई भी श्वेत ज्वाला उसे बचा नहीं सकती थी। इसलिए भले ही उसे तुरंत मारना एक कठिन कार्य था, वह विनाश से बस एक गलती दूर थी। और जब उसके चारों ओर अनगिनत विशालकाय राक्षस मौजूद थे, जिनमें से प्रत्येक एक भाग्यशाली वार से उसे समाप्त करने में सक्षम था, तो गलती करना बहुत आसान था। इससे भी बुरी बात यह थी कि सन्नी की तरह वह भी उस पुकार से पागल हो रही थी। उसकी आत्मा भी सन्नी की तरह ही आदिम भय से व्याकुल थी। और इसके अलावा उसे अपनी आत्मा के राख में जलने और फिर राख से पुनर्जीवित होने, बार बार अग्नि से टुकड़े टुकड़े होने और फिर से जुड़ने के असहनीय दर्द को सहना पड़ रहा था, बिना एक पल भी आराम मिले। वह असहनीय पीड़ा किसी के भी दिमाग को झुलसा देने और उसे तोड़ डालने के लिए काफी थी, या उसे किसी नई और अपरिचित चीज में बदल देने के लिए, किसी अद्भुत और अजेय चीज में। नेफिस को अभी तक रोका नहीं गया था, लेकिन वह अजेय भी नहीं थी। जैसे जैसे वह पिरामिड के शिखर तक अपना रास्ता बना रही थी, उसकी मधुर आवाज जलते हुए आकाश से ज्वाला और विनाश के नामों की गर्जना कर रही थी, वैसे वैसे उसका सार तेजी से क्षीण होता जा रहा था। शुरुआत में वह अपनी आत्मा के मूल तत्वों को नष्ट करके अपनी ऊर्जा को तेजी से पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी, लेकिन जल्द ही नाइटमेयर बटरफ्लाइज को नष्ट करने में खर्च हो रही ऊर्जा की भरपाई के लिए यह भी पर्याप्त नहीं रह गया। नेफिस पूर्ण रूप से ऊर्जा की कमी की स्थिति की ओर बढ़ रही थी, और अगर उसने ऐसा किया भी, तो उसकी सुप्त क्षमता भी निष्क्रिय हो जाएगी।
जिससे वह उन भयानक घावों को भरने में असमर्थ हो जाएगी जो उसे अंतहीन राक्षसों और उसके अपने उग्र रूप द्वारा पहुंचाए गए थे। वह क्षण तेजी से नजदीक आ रहा था। आह! सनी लड़खड़ा गया, आतंक, दर्द और पुकार की अपवित्र तिकड़ी से उसका दिमाग चकरा रहा था। चेन ब्रेकर के चप्पू लगभग उसके हाथ से छूट गए थे, लेकिन उसने आखिरी क्षण में उन्हें कसकर पकड़ लिया और जहाज को नाइटमेयर बटरफ्लाई के गिरते हुए शव से दूर ले गया। कुछ ही क्षणों बाद किसी अंधेरी और खून से सनी वस्तु ने मस्तूल पर प्रहार किया, उसे चकनाचूर कर दिया और डेक पर जा गिरी। वह वस्तु लुढ़कती हुई अपने पीछे खून के निशान छोड़ती गई और दर्द भरी कराह के साथ रुक गई। वह चीज भी सनी ही थी, उसके दो पंख वाले अवतारों में से एक जो हवा में जहाज की रक्षा कर रहा था। टूटी हुई लकड़ी पर लगा खून किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रहा था, मानो उसके क्षतिग्रस्त शरीर में वापस बह रहा हो। लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पंख नष्ट हो चुके थे और टूटते हुए जेड कवच के नीचे उसका शरीर बुरी तरह से फटा और क्षत विक्षत हो गया था। वह उठने की कोशिश में छटपटाया, लेकिन फिर एक दबी हुई सिसकारी के साथ डेक पर गिर पड़ा। उसकी कम से कम एक भुजा बुरी तरह से टूटी हुई प्रतीत हो रही थी, फटी हुई त्वचा से सफेद हड्डी के टुकड़े बाहर निकले हुए थे, इसलिए उस पर सहारा लेना एक गलती थी। चेन ब्रेकर को चला रहे अवतारों को एक गंभीर नजर से देखने के लिए अपना खून से लथपथ चेहरा ऊपर उठाते हुए सनी ने अपने घायल अवतार को एक छाया में गिरने दिया और सेंट को अपने अंधेरे आलिंगन में लपेटने के लिए आगे बढ़ा। 2 हो गए, 5 बाकी हैं। सनी और नेफिस के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे थे। चेन ब्रेकर विशाल पिरामिड की ढलान के अंतहीन समतल विस्तार पर बहुत ऊपर चढ़ चुका होगा, कम से कम इतना ऊपर कि उसे अजारेक्स और एश टायरेंट के बीच भयंकर युद्ध की गूंज सुनाई न दे। लेकिन वह अब भी एरियल के मकबरे के आंतरिक भाग के प्रवेश द्वार को महसूस नहीं कर पा रहा था, और उन्हें यकीन नहीं था कि वे भयानक दुष्वप्न तितलियों के झुंड से लड़ते हुए ज्यादा देर तक अपना रास्ता बना पाएंगे। बहुत दूर भयानक राक्षसों के अंधेरे तूफान में कठपुतली नचाने वाला पराजित होने की कगार पर था। उस विशाल पतंगे के पंख इतने फट चुके थे कि वह मुश्किल से हवा में टिक पा रहा था, और उसकी चाल धीमी होती जा रही थी। इसने नाइटमेयर बटरफ्लाई को पास आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनमें से अधिकाधिक तितलियां कठपुतली चलाने वाले के विशाल शरीर पर उतर रही थी, उसे एक भयानक लहरदार कालीन की तरह ढक रही थी। वे भयानक जीव अपने दरांती जैसे पैरों को पवित्र छाया में धंसा रहे थे, उसे धीरे धीरे चीरते जा रहे थे। उसके 2 पैर पहले ही टूट चुके थे, और अब एक भयानक तितली उसकी विशाल संयुक्त आंख पर आकर बैठ गई और अपनी विशाल सूंड से उसकी चमकदार काले रंग की सतह को भेद दिया। काले रेशम के धागे बेतरतीब ढंग से नाच रहे थे, अब वे अपने शिकार को पकड़ने में असमर्थ थे। दूर से देखने पर स्लेयर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी एक आंख गायब थी और उसके दांत चकनाचूर हो गए थे, जिससे वह और भी गुस्से में दिख रही थी। लेकिन भले ही उसका जानलेवा गुस्सा और निर्मम हत्या का इरादा जरा भी कम नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ और भी उग्र होता जा रहा था, फिर भी वह धीरे धीरे अपने घावों के आगे घुटने टेक रही थी। हालांकि दर्जनों नाइटमेयर बटरफ्लाई उस अद्भुत दुष्ट ऑब्सीडियन ड्रैगन का शिकार बनती जा रही थी, लेकिन ड्रैगन अपने द्वारा मारे गए प्रत्येक शत्रु के साथ अपना एक हिस्सा खोती जा रही थी। बहुत ऊपर नेफ की चकाचौंध भरी रोशनी अब पंखों वाले भयानक तितलियों के झुंड की सरसराहट में पूरी तरह से छिप गई थी, मानो वह झुंड में समा गई हो। केवल एक दुर्लभ चमकदार सफेद प्रकाश की किरण ही विशाल तितलियों की अभेद्य दीवार को भेदकर सन्नी तक पहुंच पाई, जिससे सन्नी को पता चला कि वह अभी भी जीवित है और उनके लिए रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। जहां तक सनी की बात है, उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी गिर सकता है। सांप, उस पेड़ की रक्षा करो। पवित्र वृक्ष के सुनहरे फल पहले से ही डेक पर लुढ़क रहे थे। चेन ब्रेकर एक तीव्र ढलान पर चढ़ रहा था, इसलिए वे सभी अंततः उस स्थान के पास आ गए जहां सन्नी जहाज को नियंत्रित कर रही थी और हवा में फैली मनमोहक सुगंध का आनंद ले रही थी। उसकी जीभ पर केवल खून का ही स्वाद आ रहा था, इसलिए नहीं कि उसे खून बह रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके पराजित अवतार कुछ ही सेकंड पहले खून में डूब गए थे, इससे पहले कि वे अमूर्त छाया में परिवर्तित हो जाएं। चेन ब्रेकर को भी नुकसान पहुंच चुका था। सन्नी ने अपने डेक पर लगे शक्तिशाली घेराबंदी इंजनों को चलाने के लिए प्रकट परछाइयों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनमें से अधिकांश अब गायब हो चुके थे, डेक से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिए गए थे या फिर उन्हीं नाइटमेयर बटरफ्लाइज द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिए गए थे जिन्हें उन्हें नष्ट करना था। जहाज का ढांचा अभी तक टूटा नहीं था, लेकिन उस पर जगह जगह निशान पड़ चुके थे। डेक के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे और टूटने की कगार पर थे। एक मस्तूल पूरी तरह टूट चुका था, और बाकी सन्नी को नहीं पता था कि वे कितने दिन टिक पाएंगे।
वह अपनी आंखों से पट्टी हटाकर आगे देखने की प्रबल इच्छा से जूझ रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके दिल पर हावी हो चुकी वह पशुवत दहशत उसे ऐसा न करने के लिए कह रही थी। धत्तेरी की, वे बहुत करीब थे, वे लगभग पहुंच ही गए थे, लेकिन साथ ही साथ असीम दूरी पर भी। वे इतनी दूर थे कि ऐसा लग रहा था कि उनके लक्ष्य तक पहुंचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये संभव नहीं है। सनी के अपने विचार को पूरा करने से पहले ही एक अशुभ अनुभूति ने उसे क्षण भर के लिए घेर लिया। ये वही जानी पहचानी अनुभूति थी, जैसे कोई साया उसकी आत्मा की गहरी अंधकार में खाई में वापस खींचा चला जा रहा हो, एक ऐसा साया जिसे इतनी जल्दी नहीं गिरना चाहिए था। अभी तक कोई नहीं, लेकिन अपरिहार्य को नकारने का कोई फायदा नहीं था। दूर कहीं कठपुतली चलाने वाला अंततः अपने घावों के कारण दम तोड़ बैठा। उसका एक पंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण वह टूट गया और तूफानी हवाओं के विनाशकारी बवंडर में पवित्र छाया के भारी भार को सहन नहीं कर सका। फिर वह पूरी तरह से अलग हो गया और भयानक तितलियों के झुंड में विलीन हो गया। एक पंख खो जाने के कारण कठपुतली नचाने वाला अपनी उड़ान पर नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए वह उन भयानक प्राणियों से अपना बचाव भी नहीं कर सका। पल भर में उसका शरीर अनगिनत घावों से छलनी हो गया और फट गया, जिससे अंधकार में आकाश में भयानक भूरे धुएं का एक विशाल लहराता हुआ बादल फैल गया। फिर उसकी आकृति धुंधली हो गई और वह अंधकार की बाढ़ में विलीन हो गया जो आकाश में फैल गई और फिर से उस विशाल और भयावह रात में विलीन हो गई। कठपुतली के स्वामी के पतन के साथ ही उनकी रक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। भयंकर सफेद ज्वाला का एक स्तंभ दुष्वप्न झुंड की सरसराहट को चीरता हुआ निकला, जिससे पवित्र छाया द्वारा रोके गए राक्षसी जीव तुरंत चेन ब्रेकर पर हमला करने से रुक गए। नेफिस जहाज के करीब पहुंची, पहले की तुलना में दोगुने दुश्मनों का सामना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह उन सभी को संभाल नहीं पाए। ये तो बुरा हुआ। सनी और उसकी परछाई वाली तितलियों को अचानक उन भयानक राक्षसों से कई गुना अधिक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा, जिनसे वे पहले से ही जूझ रहे थे। परछाइयों का विनाश भयावह गति से हो रहा था, नई परछाइयों के उसकी आत्मा में प्रवेश करने की गति से कहीं अधिक तेज। सनी के वे दोनों अवतार, जो उड़ने वाले जहाज के डेक से तीर चला रहे थे, वे भी आकाश में उड़ गए, लेकिन उनकी उपस्थिति भी परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चेन ब्रेकर के चारों ओर मौजूद सुरक्षा कवच पल पल कमजोर होता जा रहा था। विशालकाय राक्षस लगातार उड़ते हुए जहाज तक पहुंचते जा रहे थे, और भले ही संत और सर्प ने उन्हें तुरंत मार गिराया, फिर भी उस सुंदर जहाज को होने वाला नुकसान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दूर से देखने पर स्लेयर विनाश के कगार पर थी। उसके काले शल्क टूट चुके थे, और उसके घातक मुख से निर्मम काली ज्वाला के स्थान पर प्रेतवादित धुएं का एक प्रचंड प्रवाह निकल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका गला बुरी तरह फट गया था, और उस भयानक घाव से और भी धुआं निकल रहा था। वह अब भी रक्तपिपासा और द्वेष से भरी हुई थी, नरसंहार जारी रखने के लिए तैयार और इच्छुक थी। लेकिन सन्नी उसे बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसके पास दांत पीसकर उस दुष्ट साय को विदा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, और उसे अपनी आत्मा की पोषणकारी गहरी ज्वालाओं में भेज दिया ताकि वह सुधरकर पुनर्जीवित हो सके। अच्छी तरह से आराम करो, स्लेयर। इससे स्लेयर को शक्ति प्रदान करने वाले अवतार दुष्वप्न झुंड की गहराई में अकेले रह गए। सन्नी ने दोनों अवतारों को एक में मिलाकर चेन ब्रेकर पर वापस जाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में जब वह टूटे हुए डेक पर गिरा, तब तक वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। इतना चकनाचूर और क्षत विक्षत कि उसका जीवित रहना अस्वाभाविक लग रहा था। इस सब की पीड़ा ने अन्य अवतारों को भी थरथरा दिया। इन अवतारों को भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौटना पड़ा, यानी परछाइयों के रूप में। स्लेयर और पपेटियर दोनों के चले जाने और लड़ाई में सन्नी के अवतारों की संख्या घटकर 4 रह जाने के साथ चेन ब्रेकर का भाग्य लगभग तय हो चुका था। यहां तक कि नेफिस भी अकेले उस भयानक झुंड को नहीं रोक सकता था, और इसलिए कुछ ही देर में वह डेक पर जा गिरी और घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चमकदार पंखों ने उसकी सुंदर आकृति को एक फटे हुए सफेद लबादे की तरह ढक लिया। उसकी त्वचा की चमक अब फीकी और धुंधली पड़ गई थी, और सन्नी उसके शरीर पर बिखरे भयानक घावों को देख सकता था जो धीरे धीरे भर रहे थे, क्योंकि उसने कांपती हुई सांस ली और अपनी नजर उसकी ओर घुमाई, सामान्य से कहीं अधिक धीमी गति से। उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसने एक पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, अपने पूरे अस्तित्व को जकड़ लेने वाले दर्द को दबाया, और फिर सुनहरे फलों में से एक को उसकी ओर लुढ़का दिया। सनी ने जबरदस्ती एक फीकी सी मुस्कान बिखेरी। अंतिम भोजन के लिहाज से उतना संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ये चीजें स्वादिष्ट होती हैं। नेफिस ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर सिर हिलाया, फल उठाया और उसे खा लिया।
जब तक वह खड़ी हुई, उसके घाव काफी छोटे हो गए थे और प्रकाश की चिंगारियों से उसके शरीर के चारों ओर एक सफेद आवरण बन चुका था। उनके ऊपर सनी के 3 अवतार और शेष परछाइयां अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही थी। सर्प और संत अभी भी डेक की रक्षा कर रहे थे, जो अब नाइटमेयर बटरफ्लाइज के विशाल कटे फटे शवों से भरा पड़ा था। टूटे हुए मस्तूल से जुड़ा हुआ पाल हवा में फड़फड़ा रहा था, फटा हुआ और तार तार। नेफिस जहाज के अगले हिस्से की ओर मुड़ा और झुके हुए डेक पर संतुलन बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक गया। उसने अपना एक हाथ चिकनी लकड़ी पर टिका दिया। वह कुछ क्षण चुप रही और फिर कर्कश भावहीन आवाज में बोली, मुझे दरार दिखाई दे रही है। सनी ने बड़ी मुश्किल से खुद को डगमगाने से रोका। उसके दिल में उम्मीद की एक कमजोर लौ जल उठी। उसका मन उसे राहत की सांस लेने के लिए कह रहा था, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना गलती होगी। राहत महसूस करने का अभी बहुत जल्दी था। खुद को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने के भारी बोझ से थोड़ी देर के लिए भी आराम देने का समय नहीं था। सुरक्षा तक पहुंचने से ठीक पहले लोगों ने जिस विश्वासघाती राहत के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, उसने अनगिनत जाने ले ली। क्या आपको वाकई में वह मिल गया? वह सेंध मारी। नेफिस ने सिर हिलाया। हाँ, हम करीब हैं। उसने सुनहरा फल खत्म किया और दूसरा फल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने देखा कि नाइटमेयर बटरफ्लाइज कहां से निकल रही हैं। यह ऊपर से दूसरा पंजे का निशान है। अगर वे वहां से मकबरे से बाहर निकल सकती हैं, तो इसका मतलब है कि हम अंदर जा सकते हैं। सनी ने गहरी सांस ली। तो आखिरकार हमें प्रवेश द्वार मिल ही गया। नेफ की शांत, भावहीन आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। वे अभी भी बाढ़ की तरह दरार से बाहर निकल रहे हैं, और पिरामिड के अंदर उनकी संख्या बाहर की तुलना में कहीं अधिक होगी। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? चप्पू पकड़े हुए सनी ने सिर हिलाया। मैं करता हूं। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे वे दरार के करीब पहुंचेंगे, नाइटमेयर स्वॉर्म का घनत्व अतुलनीय रूप से अधिक होगा और अंतिम हमला सबसे खतरनाक होगा। नेफिस ने दांत भींचते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ी। हमें मोर्चे पर ले आओ। मैं रास्ता साफ कर दूंगा। जवाब देने के बजाय सनी कांप उठा। उनके ऊपर कहीं उसका एक और अवतार खून से लथपथ मांस के एक बेजान ढेर में बदल गया था। उसका दाहिना हाथ फट गया था और दाहिना पैर घुटने के नीचे से अलग हो गया था। उसका कवच चकनाचूर हो गया था, इसलिए उसके शरीर का बाकी हिस्सा भी देखने में भयावह लग रहा था। दर्द उसे अब दर्द का उतना एहसास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उस पुकार के आगे लगभग पूरी तरह से बेसुध हो चुका था। दुष्स्वप्न के मोहक अप्रतिरोध्य आकर्षण के आगे दर्द का कोई महत्व नहीं था। और वहां दहशत भी थी। आपको मुझे मार्गदर्शन देना होगा। नेफिस ने सिर हिलाया और धीरे से अपना हाथ उठाकर एक बार फिर आशीर्वाद मांगा। मैं करूंगा। सनी ने अपना सिर उठाया, मानो वह खुद को टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहता हो। अब उसके केवल 3 अवतार ही पूर्ण रूप से बचे थे। एक चेन ब्रेकर का संचालन कर रहा था और 2 उड़ते हुए जहाज की रक्षा में शैडो बटरफ्लाई की घटती संख्या का नेतृत्व कर रहे थे। उसे बस थोड़ी देर और टिके रहने की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसकी अपनी शक्ति उन भयानक अंतहीन राक्षसों के सागर का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके पास मौजूद दुश्मनों की बड़ी संख्या से निपटने का सबसे कारगर हथियार अभिशाप था, लेकिन अगर वह अपनी घातक इच्छाशक्ति को इसके माध्यम से नाइटमेयर बटरफ्लाइज को अपनी मृत्यु इच्छा से विषैला भी लेता, तो भी वे जल्दी या बिल्कुल भी इसके वश में नहीं आते। आखिरकार वे उसके बराबर ही थे और उनकी अपनी इच्छाशक्ति थी। वास्तव में नाइटमेयर स्वॉर्म की सामूहिक इच्छाशक्ति, उसकी आत्मा, उसकी इच्छाशक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सनी को वे शैडोज याद आ रहे थे जिन्हें उसने अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया था। नाइटमेयर फिएंट। लेकिन भले ही उसने वह बलिदान दे दिया हो, उनकी शक्तियां इस हवाई युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थी, और इसलिए वे युद्ध का रुख बदलने में असफल रहेंगे। तो एक अलग तरह के बलिदान की जरूरत थी। नेफ के निर्देशानुसार चेन ब्रेकर को एरियल के मकबरे की सतह पर बने 4 विशालकाय पंजों के निशानों में से एक की ओर ले जाते हुए सन्नी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। सर्प। संत शक्तिशाली थी, लेकिन उसके पैरों तले ठोस जमीन के बिना उसकी शक्ति पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकती थी। वहीं सर्प अनुकूलनशीलता और बहुमुखी प्रतिभा में माहिर था। सर्प वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा का साक्षात रूप था। हालांकि सन्नी के पास हवाई युद्ध में निपुण कई शक्तिशाली परछाइयां नहीं थीं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ थी नाइटमेयर बटरफ्लाई, ऑब्सीडियन वास्प, स्कल्प्टेड टाइटन, डिफाइल्ड सीकर ऑफ ट्रुथ, और विंटर बीस्ट, शीत ऋतु का दानव जो हवाओं पर नियंत्रण रखता था और पूरे राज्य को बर्फीले नरक में बदल सकता था। एक विशालकाय प्राणी जिसके पास अविश्वसनीय शक्ति थी, लेकिन अपने घातक बर्फीले तूफान की भयानक ढाल के पीछे वह कमजोर और नाजुक था।
उन्हें धीमा करो, सर्प। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, चेन ब्रेकर के डेक पर एक ठंडी हवा चली और अंधेरे में बर्फ के टुकड़े चमकने लगे। काली बर्फ से बना एक अकल्पनीय, भयावह और विचित्र रूप से सुंदर प्राणी उड़ते हुए जहाज के डेक के ऊपर क्षण भर के लिए प्रकट हुआ, जिसका विशाल शरीर असंख्य नीले फूलों से खिला हुआ था। क्षण भर बाद वह बर्फ के बवंडर में छिप गया, जो धीरे धीरे अंधेरे आकाश में ऊपर उठ रहा था। सनी ने अपने होंठ दबा लिए जब उसने सरपेंट को नाइटमेयर स्वॉर्म की अंधकार में गहराइयों में उड़ते हुए देखा। तापमान तेजी से गिरने लगा और हवाओं की गर्जना का स्वर बदल गया, जो पहले से कहीं अधिक भयावह और क्रूर हो गई। बर्फीली हवाओं ने उन भयानक तितलियों पर हमला किया और उनके पंखों को बर्फ की पतली परत से ढक दिया। उस असामान्य बर्फीले तूफान के केंद्र के पास तापमान शून्य तक गिर गया, पूर्ण शून्य, न कि वह मनमाना शून्य जो मनुष्यों ने सुविधा के लिए निर्धारित किया था। सर्प सन्नी और शैडो बटरफ्लाई से दूर हट गया और उसने विंटर बीस्ट की अपवित्र शक्तियों का पूरा प्रकोप उस भयानक झुंड पर उतार दिया। लगभग तुरंत ही उड़ने वाले जहाज के रक्षकों पर दबाव कम हो गया। अंटार्कटिका में फाल्कन स्कॉट की घेराबंदी की अंतिम लड़ाई के दौरान सन्नी बर्फीले तूफान के केंद्र तक और इसलिए विंटर बीस्ट तक पहुंचने में नाकाम रहा था। लेकिन अब वह केवल उन्नत अवस्था में था। नाइटमेयर बटरफ्लाइज सभी ग्रेट नाइटमेयर क्रिएचर्स थे और विंटर बीस्ट की तुलना में इच्छाशक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते थे। एक भ्रष्ट टाइटन को एक महान जानवर या यहां तक कि एक राक्षस की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्राणी माना जा सकता है, लेकिन जब आसपास इतने सारे जानवर और राक्षस हों, तो यह अनिवार्य रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सनी को बस यही उम्मीद थी कि सरपेंट तब तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा जब तक कि चेन ब्रेकर दरार में प्रवेश नहीं कर लेता, और वह अपने वफादार शैडो को पूरी तरह से नष्ट होने से पहले बर्खास्त कर सकेगा। उम्मीद है कि उसे देर नहीं होगी। उसका दिल ठंडा और भारी था, लेकिन सनी ने खुद को इस बारे में सोचने से रोक लिया कि अगर वह ऐसा होता तो क्या होता। उन्हें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने का अवसर नहीं मिला और पीछे मुड़कर देखने का समय भी नहीं था। हम लगभग लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच नेव की आवाज निर्मल क्रिस्टल की तरह गूंज रही थी। तैयार हो जाओ। उनके पीछे सर्प और उसके घातक बर्फीले तूफान पर नाइटमेयर स्वॉर्म हमला कर रहा था। वहां मौजूद राक्षसी जीव कमजोर और दुर्बल हो चुके थे, इसलिए उनमें से केवल कुछ ही चेन ब्रेकर का पीछा कर पा रहे थे। लेकिन उनके सामने अब सन्नी को एरियल के मकबरे की एकदम सपाट, लेकिन टूटी फूटी और क्षतिग्रस्त सतह का एहसास हो रहा था। काले पत्थर के विशाल विस्तार में 4 विशालकाय गहरी घाटियां थी। उसका लक्ष्य तीसरी घाटी की गहराई थी, जहां से दुर्लभ तितलियों की अंतहीन धारा दुनिया में बह रही थी। और ये तितलियां न केवल असंख्य थीं, बल्कि बर्फीले तूफान से भी अछूती थीं, जो कि बेहद भयानक और शक्तिशाली था। कसी पकड़। सनी ने चेन ब्रेकर के रूनिक घेरे में अपनी शक्ति का एक सैलाब भेजा और अंतिम प्रयास करने के लिए तैयार होकर चप्पू को कसकर पकड़ लिया। उसके ऊपर उसके 2 अवतार नाइटमेयर स्वॉर्म के सबसे घने, सबसे अभेद्य हिस्से में गोता लगाने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने भयानक राक्षसों की विनाशकारी बाढ़ में प्रवेश किया, तो सन्नी ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसे पता था कि यह बुरा होगा, लेकिन फिर भी उसने इस कार्य की घोर क्रूरता और असंभवता को कम करके आंका था। शैडो बटरफ्लाइज लगभग पल भर में ही नष्ट हो गईं। उसके अवतार कुछ देर और टिके रहे, लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्हें भी बेरहमी से मार डाला गया। एक तो किसी तरह बचकर चेन ब्रेकर के डेक पर वापस आ सका, जबकि दूसरा इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया कि वह पीछे हट भी नहीं सका। अपना धनुष छोड़कर सेंट हवा में उछली और सन्नी के क्षत विक्षत शरीर को पकड़ लिया। सन्नी ने अपना भौतिक रूप त्याग दिया और दर्द से स्तब्ध और अंधा होकर अपनी परछाई को उसके चारों ओर लपेट लिया। सेंट हवा में अकेली रह गई और पल भर में उसे एक भयानक आघात लगा। उसके चारों ओर माणिक की धूल का बादल फैल गया और हवा के झोंके से तुरंत उड़ गया। जैसे ही सेंट का घायल शरीर उड़ते हुए जहाज की ओर गिरने लगा, सन्नी ने उसे त्याग दिया और अपनी सारी परछाइयों को अपने अंतिम बचे अवतार, जो चप्पू पकड़े हुए था, की ओर खींच लिया। कहीं बहुत पीछे एक भयानक तितली ने अंततः घातक बर्फीले तूफान को चीरते हुए सर्प की बर्फीली आकृति पर हमला किया और अपने दरांती जैसे पैरों से काली बर्फ को चकनाचूर कर दिया। और भी लोग उनके पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक चेन ब्रेकर आखिरकार विशालकाय पंजे के निशानों में से तीसरे निशान तक पहुंच चुका था और अनियंत्रित होकर घाटी की गहराई में जा गिरा। उस स्थान की ओर जहां नाइटमेयर बटरफ्लाई की संख्या सबसे अधिक थी, और इसलिए जहां एरियल के मकबरे के अंदरूनी हिस्से की ओर जाने वाला रास्ता था। नेफिस अभी एक सुनहरे फल की डंडी फेंकते हुए वह तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही उड़ते हुए जहाज के अगले हिस्से तक पहुंच गई। वहां नेफिस ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक पैर रेलिंग पर रखा, गहरी सांस ली
और फिर आशीर्वाद की तलवार को उठाया, उसकी मूठ को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अगले ही पल दुनिया चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में डूब गई। भयंकर ज्वाला से दुनिया क्षत विक्षत हो गई। सनी की आंखों में पट्टी बंधी होने के बावजूद भी जलन हो रही थी और उसके कान क्षण भर के लिए सुन्न हो गए थे। ठंडी हवा अचानक झुलसा देने वाली गर्म हो गई और उसमें राख की हल्की सी गंध आने लगी। और चेन ब्रेकर के सामने का रास्ता अचानक साफ हो गया। नेफिस के डगमगाने और डेक पर गिरने का एहसास होते ही सन्नी ने उड़ते हुए जहाज को दरार में फेंक दिया, टूटे हुए चमकते प्रज्वलित काले पत्थर से बनी उस खुरदरी सुरंग में। वो पत्थर कभी एक अपवित्र टाइटन का मांस था, इसलिए सन्नी यह सोचना भी नहीं चाहती थी कि उसे किसने तोड़ा होगा। उसने सर्प को ये जानते हुए बर्खास्त कर दिया कि उसकी परछाई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन उम्मीद है ये क्षति अपरिवर्तनीय नहीं थी। आओ आओ। चेन ब्रेकर अंधेरे में तेजी से नीचे गिर रहा था। सुरंग की दीवारें उसके चारों ओर और भी करीब आती जा रही थी। और फिर अंधेरे में सनी ने एक विशाल अंतहीन विस्तार का एहसास किया और दुर्लभ तितलियों की असंख्य परछाइयां उन्हें चीर फाड़ करने के लिए उठ खड़ी हुई। नहीं, दांत पीसते हुए उसने परछाइयों का आह्वान किया और उड़ते हुए जहाज के सामने एक काली ढाल प्रकट की, एक ढाल जो वास्तव में एक टक्कर मारने वाला यंत्र था। बस एक पल बाद चेन ब्रेकर नाइट में बटरफ्लाई की बढ़ती लहर से टकरा गया। दबाव के कारण कराहते हुए उसकी ढाल टूट गई और बिखर गई। उड़ने वाला जहाज अंततः एरियल के मकबरे के विशाल अंधेरे में गायब हो गया, जहां लाखों नाइटमेयर तितलियां काले पत्थर के अंतहीन विस्तार पर विश्राम करती हैं। उनमें से असंख्य जीव उड़ने वाले जहाज को नष्ट करने के लिए उठे, लेकिन सन्नी ने उसे नीचे की ओर लक्षित किया, विशाल अंधकार के केंद्र की ओर, जहां महान नदी 7 तेजस्वी सूर्यों द्वारा प्रकाशित होकर अनंत रूप से बहती हुई मानी जाती थी। लेकिन यह अजीब था, वह सूर्य को नहीं देख पा रहा था। वास्तव में वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कहाँ है? चेन ब्रेकर दरार से और एरियल के मकबरे की दीवारों से तेजी से भाग निकला और भयानक नाइटमेयर बटरफ्लाइज उसका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उग्र अंधकार का एक विशालकाय तंबू विशाल पिरामिड की भीतरी दीवारों से अलग होकर भागते हुए जहाज की ओर बढ़ रहा हो, मानो उसे बहुत दूर जाने से पहले ही पकड़कर नष्ट करना चाहता हो। अब ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि कौन तेज था, चेन ब्रेकर या पीछा करने वाले विशालकाय राक्षसों का समूह। जहाज के अगले हिस्से पर नेफिस कमजोरी से हिली और आशीर्वाद का सहारा लेते हुए घुटनों के बल खड़ी हो गई। जहाज के पिछले हिस्से पर सन्नी ने चप्पू को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उनके हैंडल टूट गए। वह दर्द और थकावट से व्याकुल था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसका मन शांत था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही वे एरियल के मकबरे के भीतर दाखिल हुए, पुकार शांत हो गई। सातवें बीज के करीब होने का असहनीय भय भी कम हो गया। सनी को परम आनंद और सुकून का एहसास हो रहा था। इससे पहले उसने कभी इस तरह के आनंद की कल्पना भी नहीं की थी। नेफिस, जाओ। वह वाक्य पूरा नहीं कर सका। तभी एक नाइटमेयर बटरफ्लाई चेन ब्रेकर के किनारे से टकरा गई और दूसरी ने उसके निचले हिस्से को टक्कर मार दी। एक और जीव उसके डेक पर चढ़ गया और उसने सनी की ओर दरांती जैसी टांग से हमला किया। उड़ने वाला जहाज नियंत्रण से बाहर होकर घूमने लगा, जिससे वह हवा में उछल गया। वहीं पर उसे भयानक आघात लगा, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। उसकी चेतना कुछ क्षणों के लिए मिट गई थी। जब सन्नी को होश आया तो वह अंधेरे में गिर रहा था, चक्कर खा रहा था, अचंभित था और पूरी तरह से दिशाहीन था। उसे अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और न ही वह कुछ देख पा रहा था। हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। मुझे शायद अब इसे उतार देना चाहिए। तभी अचानक एक जानी पहचानी अशुभ सी भावना ने उसे घेर लिया। सनी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वह पानी में जा गिरा, जिससे पानी का एक विशालकाय फव्वारा सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में उठा और वह उसकी ठंडी अंधेरी गहराइयों में खींच गया। उद्धरण धिक्कार है। फिर से नहीं। अंततः वह महान नदी तक वापस पहुंच गया था। अंतिम युद्ध की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह अंतिम लड़ाई थी क्योंकि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था, और यह आखिरी युद्ध था क्योंकि चाहे कोई भी पक्ष जीते, मानवता का विनाश विजेता के हाथों होना तय था। हंगर डोमेन के लिए लड़ने वाले अधिकांश सैनिकों को ये बात पता नहीं थी, और जिन्हें पता भी था वे अपने संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने में असमर्थ थे। वे विद्रोही भावना रखने में भी असमर्थ थे, क्योंकि उनके दिमाग ड्रीमस्पॉन की कपटी शक्ति से दूषित और विकृत हो चुके थे। युद्ध की शुरुआत धीमी गति से हुई, मानो दोनों सेनाएं युद्ध में कूदने से पहले अपने विशालकाय शरीर को फैला रही हो।
आंसू की विशाल खाई के चारों ओर स्थित द्वीपों पर भूख के साम्राज्य की असीम सेना धीरे धीरे 7 आक्रमण टुकड़ियों में एकत्रित हो रही थी। ऊपर आकाश में हाथीदांत द्वीप की सुंदर आकृति उभर रही थी, और खाई के दूसरी ओर नीचे आकाश में रात्रि उद्यान घात लगाए बैठा था। एबोनी टॉवर को चेन आइल्स के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली 7 विशालकाय जंजीरें थीं, जो टियर के विशाल विस्तार में फैली हुई थी और कसकर खींची हुई थी। यदि हवाई हमला विफल हो जाता, तो मानवता के योद्धाओं को 7 दिशाओं से हमला करना पड़ता और इन जंजीरों को पार करते हुए दुश्मन के अंतिम गढ़ की ओर बढ़ना पड़ता। ये जंजीरें सचमुच बहुत विशाल थीं। हर एक जंजीर एक बड़े पुल जितनी चौड़ी थी, लेकिन फिर भी इनमें सीमित जगह थी, खासकर उन जीवों के आकार को देखते हुए जो इनके ऊपर आपस में भिड़ने वाले थे। इस तरह की लड़ाई में 7 शक्तिशाली योद्धा पूरी सेना को रोक सकते थे। बेशक घेराबंदी करने वाली सेना के पास अपने शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता था। एक द्वीप पर सेशान अपने योद्धाओं को विजय दिलाने की तैयारी कर रही थी। कहीं और मॉर्गन ऑफ वेलोर दूर स्थित एबोनी टॉवर की परछाई को देख रही थी। उसकी लाल आंखें ठंडी तीखी हत्या की मंशा से चमक रही थीं। वेक ऑफ रूइन गंभीर भाव से विशाल खाई के अंधेरे को निहार रही थी। एक दूसरे द्वीप पर ओल्ड जेस्ट एक चुटकुला सोचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब आखिरकार उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ और उसने ड्रीमस्पॉन को अपना स्वामी मान लिया, तो किसी कारणवश दुनिया उसे उतनी मजेदार नहीं लगी। वहां व्हाइट फेदर या एजिस रोज जैसे प्रतिष्ठित वंशों के संत थे, और वे भी थे जो हाल के वर्षों में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वहां अनगिनत निम्न श्रेणी के योद्धा भी थे। इनमें फायर कीपर्स, ब्लड सिस्टर्स, वुल्व्स, नाइट सिंगर्स और अनगिनत अन्य जागृत शक्तियां शामिल थीं, चाहे वे प्रसिद्ध हो या नहीं। एक द्वीप पर एक साधारण जागृत योद्धा ने आह भरी और अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया, फिर अपनी ढाल को उस पर टिका दिया। उसका नाम युत्रा था, और हथियारों को थामे रहने से उसकी भुजाएं थक चुकी थीं। वह बेशक उन्हें त्याग सकता था, लेकिन अगर कोई घात लगाकर हमला कर दे तो क्या होगा? अपनी यादों के साकार होने के दौरान मर जाना एक बहुत ही निराशाजनक तरीका था। वे कब शुरू करने वाले हैं? उसके आसपास मौजूद जागृत लोग भी उसके विचारों से सहमत प्रतीत होते थे। युत्रा ने एक नजर घुमाए और अपनी भौहें सिकोड़ ली। अरे! उसकी आंखों में अचानक एक ऐसी उत्तेजना की चमक आ गई जिसे वह ठीक से समझा नहीं पा रहा था। आह! क्या मैं आपको जानता हूँ? जागृत लोगों ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा। ये क्या? रुको, तुम तो जाने पहचाने लग रहे हो। क्या हम पहले मिल चुके हैं? युत्रा ने याद करने की कोशिश की कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ याद कर पाता, एक तीसरी आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। क्या आप दोनों को मनोभ्रंश की बीमारी है? बोलने वाली महिला गंभीर आंखों वाली थी, उन दोनों से थोड़ी छोटी थी और कुछ मीटर दूर एक भाले पर झुकी हुई थी। ये टैग्रोट है, और मैं रिट हूँ। हम सब उस क्वारंटाइन सुविधा में मिले थे। युत्रा की आंखें चमक उठी। जी हाँ, हम वहां साथ थे। बस हमारी यादें मिट गई थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। रित ने धीरे से उपहास किया। आखिरी शिफ्ट रद्द तो नहीं हुई थी, है ना? हम सब एक दूसरे के पास ही बैठे थे जब लेडी कैसिया ने घोषणा की कि सुविधा केंद्र बंद हो रहा है। टैग्रोट अचानक मुस्कुरा उठा। हाँ, तुम युत्रा हो। विदाई पार्टी में सिंथबियर लाने वाले तुम ही थे। उसने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। इसकी क्या संभावना है? तीनों ने दूर स्थित एबोनी टॉवर की धुंधली आकृति की ओर देखा। काफी देर की चुप्पी के बाद रित ने आह भरी। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है ना? कि हम किंग ऑफ नथिंग के अड्डे पर धावा बोलने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि लेडी कैसिया के बारे में जो कहा जा रहा है वो सच है? कि उसने हमें धोखा दिया और अब उस राक्षस की सेवा कर रही है? टैग्रोट ने उदास भाव से दूसरी ओर देखा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आज हम उसे मारने में मदद करेंगे। युत्रा ने कुछ क्षण तक उन्हें देखा, फिर अपना सिर हिलाया। ये सब क्या बकवास है? जो भी हमारी महिला को गद्दार कहे, उसकी बात मत सुनो। वो सब मूर्ख हैं। उसे उस बीमार दरिंदे ने अगवा कर लिया है और बंदी बनाकर रखा है, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे जबरदस्ती काम करवा रहा है। इसलिए हम उसे मारने में मदद नहीं करेंगे। हम उस निकम्मे को हराएंगे और उसे बचाएंगे, ठीक है? ये सुनकर रित को कुछ बेहतर महसूस हुआ। उसने सिर हिलाया और फिर धीरे से मुस्कुराई। हाँ, लॉर्ड एस्टेरियन उससे कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे पूरा यकीन है। इस बीच टैग्रोट आकाश का अध्ययन कर रहा था। देखो, वे शुरू कर रहे हैं। उनके ऊपर और उनके चारों ओर एबोनी टॉवर की घेराबंदी वास्तव में शुरू हो रही थी। नाइट गार्डन की तोपों की गर्जना दूर से सुनाई दे रही थी,
मानो जंजीरों से बंधे द्वीपों पर एक भयंकर तूफान आ गया हो, और आइवरी द्वीप के स्वर्गीय तटों से तीरों की एक काली धुंध नीचे गिर रही हो। जमीन पर भी जो लोग उस विशाल अंधेरी खाई के पार प्रक्षेपास्त्र फेंक सकते थे, वे अपने धनुष उठा रहे थे, अपने भाले हवा में उछाल रहे थे, अपनी गुलेल घुमा रहे थे, या अपने स्वरूपों की अद्भुत शक्तियों का आह्वान कर रहे थे। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनमें से अधिकांश पारलौकिक स्तर के थे, इसलिए जब उन्होंने पहला प्रहार किया तो उसका दृश्य विस्मयकारी और भयावह था। और ये तब की बात है जब सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। दुनिया भर में एक ठंडी हवा चली, जिससे युत्रा लड़खड़ाने लगा और उसने जल्दी से अपने हथियार उठा लिए। उसने अपने हेलमेट का विजर नीचे किया और आह भरी, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। टैगरोट ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वह कुछ क्षणों तक चुप रहा और फिर उसने कंधे उचका दिए। लेकिन क्या चौथी या पांचवी बार हमने दुनिया को खत्म होते देखा है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दुनिया को खत्म होते देखना बहुत जल्दी उबाऊ हो जाता है। युत्रा हंस पड़ी। सच है, लेकिन चलो, कम से कम इस बार हम अच्छे लोगों के साथ हैं। पता नहीं क्यों, मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। टिया के दूसरी ओर मोडरेट और कैसी ने तीरों की बौछार को अपनी ओर आते देखा, जबकि दूसरी तरफ से विनाशकारी तोप के गोले उनकी ओर आ रहे थे। एबोनी द्वीप आइवरी द्वीप से कहीं बड़ा था, और इसका विशाल और निर्जन क्षेत्र इस समय किंग ऑफ नथिंग के जहाजों से भरा हुआ था। कैसी विशाल मीनार के सामने खड़ी थी, उस वृत्त में जिसे उसने स्वयं घिसे हुए ओब्सिडियन पत्थर पर उकेरा था। मोडरेट उसका मूल शरीर पास ही था, जिसने जटिल काले कवच का आवरण धारण कर लिया था और एक रहस्यमय भाला प्रकट किया था जिसका लंबा पत्ती के आकार का ब्लेड था। ब्लेड का गहरा स्टील पॉलिश किया हुआ था और उस पर दुनिया की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। भोर की सुनहरी रोशनी में वह मन चमक रहा था। भाले पर झुककर मोडरेट अपने होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान लिए मानवता की विशाल सेना का अवलोकन कर रहा था। मुझे लगता है कि बूढ़ा आदमी सब कुछ ठीक से करना चाहता है। उसने अपने सामने पंक्तिबद्ध 7 आकृतियों को देखा, जिनमें से प्रत्येक उसकी ओर उदासीन भाव से देख रही थी। वे आकृतियां उसकी परछाई थी, उनमें से प्रत्येक कम से कम एक सर्वोच्च प्राणी थी। मोडरेट ने अपनी आत्मा के मूल तत्वों से ही रिफ्लेक्शंस का निर्माण किया, इसलिए उनमें से प्रत्येक का जन्म उसी रैंक के साथ हुआ जिस रैंक का वह स्वयं था। एक तरह से, ये प्रक्रिया उसकी रूपांतरण क्षमता से बहुत अलग नहीं थी, अपनी आत्मा को विखंडित करके एक ही समय में कई शरीरों में प्रवेश करने की क्षमता। हालांकि रिफ्लेक्शन स्वतंत्र प्राणी थे, उनमें अन्य प्राणियों की छवि धारण करने की अनूठी क्षमता थी, जो मोडरेट में नहीं थी, लेकिन शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपने जीवनकाल में विकसित और परिवर्तित हो सकते थे। इसका अर्थ ये था कि भले ही वे अपने निर्माता के समान रैंक में पैदा हुए हों, वे रैंक और वर्ग दोनों में ऊपर उठ सकते थे। दरअसल, मोडरेट की तुलना में उनके लिए उच्च पद प्राप्त करना कहीं अधिक आसान था, क्योंकि वे प्राणी थे, मनुष्य नहीं। उन्हें बस अन्य प्राणियों के सार को आत्मसात करना था। ऐसा करने का धीमा और कहीं अधिक कठिन तरीका ये था कि वे जिस प्राणी का प्रतिबिंब बना रहे थे, उसे पूरी तरह से प्रतिबिंबित करें और उसमें समाहित हो जाएं, धीरे धीरे उसके सार को आत्मसात कर लें। सबसे आसान और तेज तरीका था जीवित प्राणियों को मारना और उनकी आत्मा को अवशोषित करना, जो कुछ हद तक उस तरीके से अलग नहीं था जिस तरह मनुष्य दुर्लभ प्राणियों की आत्माओं को चकनाचूर करके आत्मा के अंशों को अवशोषित करते थे, या अन्य मनुष्यों को मारकर उन्हें सीधे प्राप्त करते थे। या फिर किस तरह दुर्लभ प्राणियों ने सभी जीवित प्राणियों का संहार करके उनकी आत्माओं को अवशोषित कर लिया। प्रतिबिंबों का वह गुण अतीत में मोडरेट के लिए अक्सर सहायक सिद्ध हुआ था, जिससे वह अपने से अधिक शक्तिशाली सेवकों को आदेश दे पाता था। हालांकि सर्वोच्च बनने के बाद उसके लिए अपने प्रतिबिंबों का पोषण करना काफी मुश्किल हो गया था। इसका सीधा सा कारण था, इससे पहले उसके सेवकों के पास मारने के लिए बड़ी संख्या में सुप्त, जागृत, उन्नत या पतित, और यहां तक कि पारलौकिक या भ्रष्ट प्राणी मौजूद थे। हालांकि दुनिया में सर्वोच्च या महान प्राणी बहुत कम थे, कम से कम इतने नहीं कि वे प्रतिबिंबों के विकास को गति दे सके, खासकर इसलिए कि कोई प्राणी जितना अधिक विराजमान होता था, उसे नष्ट करने से उतना ही अधिक लाभ होता था। ठीक उसी तरह जैसे पूरी तरह से संतृप्त आत्मा वाले मनुष्यों को मारने से मनुष्यों को अधिक लाभ हुआ, बजाय हाल ही में जागृत हुए नौसिखियों को मारने के। गॉडग्रेव में ऐसे प्राचीन प्राणियों की संख्या बहुत कम रह गई थी, जिनमें से अधिकांश स्पाइन ओशन में केंद्रित थे, जहां रिफ्लेक्शंस को भी किसी भी क्षण आसानी से नष्ट किया जा सकता था। यही कारण था कि वह अपने किसी भी प्रतिबिंब को पवित्र नहीं बना पाया था, और यही कारण था कि वे अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी के थे, भले ही उनके बीच आत्मा के मूल तत्वों का योग उन 7 प्रारंभिक तत्वों से कहीं अधिक था जिन्हें उसने उन्हें बनाने के लिए बलिदान किया था।
लेकिन सर्वोच्च होने के बावजूद रिफ्लेक्शंस एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थे, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे बहुत बहुमुखी थे। एबोनी द्वीप पर तोप के गोले पहुंचने से ठीक पहले वे हवा में ही फट गए, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हो। आइवरी द्वीप से दागे गए तीरों और पड़ोसी द्वीपों से दागे गए प्रक्षेपास्त्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय अधिकांश प्रतिबिंबों ने एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था जिसे कैसी बहुत अच्छी तरह जानती थी, एजेस रोज कबीले के महान संत रिवेलन का, जिसकी शक्ति उसे किसी लक्ष्य या उस स्थान के चारों ओर अलौकिक ढालों की दीवार बनाने की अनुमति देती थी जिसे वह सुरक्षित रखना चाहता था। संत रिवालेन शक्तिशाली थे, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं कि वे अपने कवच से पूरे एबोनी द्वीप को घेर सके। लेकिन क्या उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए परावर्तन एक साथ काम कर सकते थे? वह बिल्कुल अलग ही बातचीत थी। खासकर इसलिए क्योंकि उन प्रतिबिंबों में से एक, जो बाकियों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहा, बाकियों से उच्च कोटि का था, और इसलिए व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दावा रखता था, एजेस रोज के संत रिवेलन का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वह एक अलग संत का प्रतिबिंब था, एक कहीं अधिक खतरनाक संत का। ये कैसी की छवि को प्रतिबिंबित कर रहा था। कैसी का एक हूबहू रूप उसके सामने खड़ा था, अपनी बची हुई एक आंख से उसे घूर रहा था। उसमें कैसी जैसी ही शक्तियां थीं, और भले ही वह प्रतिबिंब मानव स्मृतियों में हेरफेर करने में कैसी जितना कुशल न हो, आखिर कैसे हो सकता है, जब मानवता की अवधारणा ही उसके लिए पराई थी। फिर भी उसमें भविष्य के कुछ सेकंड देखने की शक्ति थी। उसमें अन्य प्रतिबिंबों और स्वयं मॉडरेट को अपनी अनुभूतियां संप्रेषित करने की भी शक्ति थी, जिससे वे रिवेलन की शक्ति का प्रयोग दूरदर्शिता और सटीकता के साथ कर पाते थे, जो इसे कई गुना अधिक कुशल और इसलिए कहीं अधिक प्रभावी बनाता था। भूख के क्षेत्र से आने वाला विनाशकारी हमला कुछ समय तक जारी रहा, जिससे इतनी भयानक शक्तियां उत्पन्न हुई कि एबोनी द्वीप के चारों ओर एक तूफानी हवा चली, जिसने आकाश में दूर तक फैले बादलों को चीर दिया और दुनिया को दम घोटने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी में डुबो दिया। ड्रीमस्पॉन धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था और आराम से अपने दुश्मन की रक्षापंक्ति का जायजा लेना चाहता था। वह जितना अहंकारी था, उतना ही भयानक भी था। कैसी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे पहले से ही लग रहा था कि जीत उसकी मुट्ठी में है। वह उसे दोष नहीं दे सकती थी। सच में उसकी स्थिति को देखते हुए एस्टेरियन की जीत लगभग अपरिहार्य लग रही थी। मुझे आश्चर्य है कि वह आगे क्या करने की कोशिश करेगा। मॉडरेट की आवाज लगभग सुस्त सी लग रही थी। उन्हें जल्द ही जवाब मिल गया। तोपों की गर्जना धीरे धीरे मंद पड़ गई और आसमान तीरों की बारिश के काले आवरण से छट गया। इसके बजाय वातावरण में एक अजीब सी अनुभूति छा गई, मानो पूरी दुनिया पर हमला हो रहा हो। कैसी ने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति को जादुई घेरे में प्रवाहित किया, जिससे उसके द्वारा स्थापित सुरक्षात्मक मंत्र सक्रिय हो गए। उसी समय सभी प्रतिबिंब उसकी अपनी कोमल आकृति को प्रतिबिंबित करने वाले प्रतिबिंब को छोड़कर लहरों की तरह हिलते और रूपांतरित होते हुए एक सुंदर, गहरे रंग की त्वचा और खूबसूरत चांदी जैसी आंखों वाले पुरुष में बदल गए। उन्होंने नाइटवॉकर का रूप धारण कर लिया था। कहीं दूर नाइट गार्डन नामक जहाज पर सवार होकर वह अंतरिक्ष को मोड़ने का प्रयास कर रहा था ताकि मानवता की विशाल सेना को मॉडरेट के दरवाजे तक पहुंचा सके। हालांकि कैसी की जादुई संरचना ने एबोनी टॉवर के चारों ओर अंतरिक्ष को सुदृढ़ कर दिया था, जिससे वह अधिक स्थिर और बहुत कम लचीला हो गया था। हाउस ऑफ नाइट के महान संस्थापक शायद अंततः उसकी जादूगरी पर विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन प्रतिबिंब भी उनके विरुद्ध कार्य कर रहे थे। उन्होंने उनकी शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उसी पहलू का उपयोग किया। वास्तव में वे एक कदम आगे बढ़े और जवाबी हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, अंतरिक्ष को मोड़कर नाइट गार्डन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ ही सेकंड में नाइटवॉकर रक्षात्मक स्थिति में आ गया, न कि इसके विपरीत। दुनिया का ताना बाना दो निर्दयी शक्तियों के बीच फटकर कांपने और कराहने लगा। कैसी के रोंगटे खड़े हो गए, जबकि मॉडरेट ने गहरी सांस ली। ये थोड़ा उबाऊ है। क्या वह मुझे अत्यधिक ऊप से मारना चाहता है? कैसी, जो अपने द्वारा तराशे गए जादुई घेरे में सार तत्व भरने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्षण भर के लिए उसकी ओर मुड़ी। तो फिर इसे और अधिक रोमांचक क्यों नहीं बनाते? मॉडरेट मुस्कुराया। आप मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। बेशक वह नहीं थी। अगर कोई मॉडरेट के मन की बात पढ़ रहा था, तो वह एस्टेरियन ही था। यही वजह थी कि यह लड़ाई इतनी नामुमकिन लग रही थी। भला वे ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकते थे जिसे उनकी हर चाल पहले से पता हो? फिर भी कैसी भी मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकती थी कि एस्टेरियन क्या करेगा। तैयार हो जाओ। इससे पहले वह सिर्फ स्थिति का जायजा ले रहा था। अगला हमला ही असली प्रहार होगा। यह शायद कुचलना ही होगा।
एस्टेरियन क्रशिंग से एबोनी द्वीप को नष्ट नहीं कर सकता था। आखिरकार इसकी शक्ति इस बात पर निर्भर करती थी कि कोई आइवरी टॉवर के कितना करीब है, इसलिए पर्याप्त नुकसान पहुंचाने के लिए उसे स्वर्गीय गढ़ को दुश्मन के गढ़ के काफी करीब लाना होगा। और इतनी दूरी पर मोड्रेट के पास टॉवर ऑफ होप में प्रवेश करने और उसे अपना बनाने के कई तरीके होंगे, जिससे वह हंगर डोमेन की सेना पर क्रशिंग का इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि एस्टेरियन अपने दुश्मनों को भारी बोझ के नीचे लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए क्रशिंग का प्रयोग कर सकता था, भले ही वे तुरंत नष्ट न होने वाले हों। मोड्रेट भी कैसी की इस राय से सहमत प्रतीत होता था कि ड्रीम स्पॉन आगे क्या करेंगे। वे एबोनी द्वीप को कुचलने की शक्ति से ग्रसित करेंगे, फिर अपने सैनिकों को सीधे हमले के लिए भेजेंगे। इसलिए हमले का इंतजार करने के बजाय मोड्रेट ने खुद ही कदम उठाया। अपने गढ़ की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने दुश्मन के हमला करने से पहले ही हमला कर दिया। उसकी आत्मा में छिपा दर्पण लोक उन सभी प्रतिबिंबों से जुड़ा हुआ था जिन तक वह पहुंच सकता था, और वह जंजीर द्वीपों पर मौजूद किसी भी प्रतिबिंब तक पहुंच सकता था। इसलिए उसके लिए उन कई प्रतिबिंबों तक मार्ग खोलना और अपने पात्रों की सेना को दुनिया में छोड़ना मुश्किल नहीं था। अचानक आइवरी द्वीप की हरी भरी घास पर, नाइट गार्डन के डेक पर और एबोनी टॉवर के आसपास के कई द्वीपों पर हिंसा का प्रकोप मच गया। भयानक जीवों की एक लहर परछाइयों से निकलकर मानव क्षेत्र के योद्धाओं पर टूट पड़ी। बेशक उस अचानक हमले का परिणाम पूरी तरह से विनाशकारी नहीं था, क्योंकि एस्टेरियन को पहले से ही इसकी जानकारी थी। लेकिन महज जानकारी होने का मतलब यह नहीं था कि वह इसे आसानी से कुचल सकता था। आखिरकार पूर्व ज्ञान पर अमल करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और यद्यपि हंगर डोमेन अपने स्वामी को अद्वितीय शक्ति प्रदान करता था, अस्तित्व में मौजूद किसी भी अन्य डोमेन द्वारा सर्वोच्च को प्रदान की जा सकने वाली शक्ति से कहीं अधिक, फिर भी अपने अनुयायियों की शुद्ध युद्ध शक्ति के मामले में यह मिरर डोमेन से उतना श्रेष्ठ नहीं था। वास्तव में इस मामले में इसे हीन भी माना जा सकता है। सभी मानव संत, गुरु और जागृत तकनीकी रूप से मोड्रेट द्वारा गॉडग्रेव में वश में किए गए महान राक्षसों की लहर का सामना करने में असमर्थ थे, उसके साथ सर्वोच्च प्रतिबिंबों की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन असली बात बारीकियों में छिपी थी। इस मामले में ये ड्रीम स्पॉन की शक्ति में छिपी थी। एस्टेरियन न केवल अपने गुलामों को इस तरह नियंत्रित करने में सक्षम था कि उनमें एक अजीबोगरीब सामंजस्य और एकता आ जाती थी, बल्कि वह उनमें अपने विचार और भावनाएं और इस प्रकार अपनी इच्छा शक्ति भी भर सकता था, जिससे वे सभी उसके माध्यम बन जाते थे। इसका मतलब ये था कि उसके अधिकार क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति अपनी पदवी से कहीं अधिक क्षमता रखता था। मोड्रेट द्वारा अपने दर्पण लोक के द्वार खोले जाने के आसपास भयंकर रक्तपातपूर्ण झड़पों की एक श्रृंखला छिड़ गई। ये झड़पें इतनी भीषण थी कि एस्टेरियन अस्थायी रूप से युद्ध में नाइट गार्डन और आइवरी द्वीप का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ हो गया। लेकिन जब मोड्रेट की सेनाएं दो महान गढ़ों पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, तब हंगर डोमेन की विशाल सेना का बाकी हिस्सा अविचलित रहा, और इसलिए एस्टेरियन ने उसे हमला करने का आदेश दिया। 7 विशाल आक्रमणकारी सेनाओं के आकाशीय श्रृंखलाओं पर कदम रखने से पहले दरारों के निकटवर्ती द्वीपों से काले बादल उठे। ये पंखों वाले प्रतिध्वनि एकोज थे, वे भयानक जीव जिन्हें बीस्टमास्टर ने वश में कर लिया था और जिन्हें एस्टेरियन ने भी सम्मोहित कर लिया था, उनका एक विशाल झुंड, इतना भयानक कि सूर्य को ढक दे और श्रृंखलाबद्ध द्वीपों पर गहरी छाया डाल दे। एबोनी टॉवर के द्वार के सामने खड़े होकर मोड्रेट मुस्कुराया, उसकी आंखों में आने वाले झुंड का अंधेरा झलक रहा था। वाह वाह, अब तो मामला दिलचस्प हो रहा है। आज का दिन कितना शानदार है। वह एक पल के लिए रुका और फिर अपनी मधुर आवाज में थोड़ी सी शरारती खुशी का भाव लिए हुए बोला, और मरना भी। तारांकन तारांकन तारांकन। कहीं दूर सन्नी खुद को एक विशाल ठंडे अंधेरे में खोया हुआ पाया। वह गहरे पानी में था, उससे सतह की दिशा का कोई अंदाजा नहीं था, और उसके जलते फेफड़ों में लगभग हवा नहीं भरी थी। खैर, सच कहें तो यह महान नदी थी, कम से कम वह तो यही सोचता था, इसलिए सतह हर दिशा में थी। बस ये देखना था कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितनी देर तैरना पड़ेगा। पिछली बार जब सन्नी ने महान नदी की गहराई में छलांग लगाई थी, तब वह तैयार था और उसने दम घुटने से बचने के लिए लगभग तुरंत ही सारमोती को बुला लिया था। इस बार भले ही उसके पास आत्मा के भंडार में सारमोती मौजूद था, लेकिन उसे बुलाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह एक सर्वोच्च शक्ति था, इसलिए उसने अपने शरीर की तृप्ति के लिए थोड़ी सी शक्ति का उपयोग किया और असीम अंधकार में बहते हुए आराम किया। हर चीज में दर्द हो रहा था। उन्हें इतने लंबे समय से इतनी बुरी चोट नहीं लगी थी। नहीं, दरअसल कुछ हफ्ते पहले से उसे इतनी बुरी तरह चोट नहीं लगी थी। वांडरिंग आर्कॉन ने भी उसे काफी नुकसान पहुंचाया था।
मेरी जिंदगी हाल के दिनों में काफी उतार चढ़ाव भरी रही है ना? क्या राजा होना हमेशा इतना ही कष्टदायी होता है? अंधेरे पानी में कुछ पल बेतरतीब ढंग से भटकने के बाद सनी ने मन ही मन एक गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों में बची हुई थोड़ी सी हवा को बाहर निकाल दिया। हवा के बुलबुले किस दिशा में जा रहे हैं, ये देखकर उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उनका पीछा करने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि निकटतम सतह वही थी। पानी की सतह पर आते ही सनी ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और काफी देर तक ठंडे पानी में तैरता रहा। गहरी सांसें लेने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। उसका मन बिल्कुल खाली था और एक सुस्त, आरामदायक शांति ने उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया था। उसके चारों ओर छाया घोर अंधकार, उसके जख्मी शरीर को सुकून देने वाला ठंडा पानी, भारहीनता, सब कुछ इतना शांतिपूर्ण था, मानो वह एक अनंत शांत शून्य में बह रहा हो। सनी ने खुद को कुछ देर तक उस सुखद सुन्न अवस्था में रहने दिया, क्योंकि वह परछाइयों की हलचल से या यूं कहें कि उनकी कमी से ये जानता था कि उसके आसपास कोई खतरा नहीं है। अब जब खतरा टल गया था, तो उसके शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत थी। दरअसल इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। वह काफी समय से अत्यधिक दबाव में था, और ये दबाव तब चरम पर पहुंच गया जब वह एरियल के नरक में लौटा। बीते कुछ सप्ताह उसके लिए बिल्कुल नए थे। सन्नी ने अपने उतार चढ़ाव भरे जीवन में कई भयानक जगहों का दौरा किया था, ऐसी जगहें जहां किसी भी इंसान का जाना असंभव था। डेथ गेम, स्टॉर्मसी की गहराई, शाश्वत शहर। लेकिन नाइटमेयर डेजर्ट जैसी परीक्षा पहले कभी नहीं हुई थी। कम से कम इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं। 3 शक्तिशाली सुप्रीम्स को नरक के केंद्र तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, और तब भी वे बाल बच पाए थे। एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी थी जब उनके शरीर पर गहरे घाव न लगे हों, और एक भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसमें उनकी जान जोखिम में न पड़ी हो। डेरोन अंदर कैसे पहुंच गया? सन्नाटे में सनी की आवाज धीमी सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि सर्प राजा ही तूफानी लोक का एकमात्र सर्वोच्च शासक था। वह ये भी जानता था कि डेरोन शक्तिशाली और बुद्धिमान दोनों था। फिर भी वह ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि प्राचीन सर्वोच्च शासक एरियल की कब्र के अंदर जीवित कैसे पहुंच गया होगा। आखिरकार वह अपने प्राकृतिक वातावरण से बहुत दूर था, क्योंकि उस विशाल रेगिस्तान में कहीं भी पानी नहीं था। फिर भी वह रेगिस्तान कभी एक महासागर का तल हुआ करता था। तो शायद डेरोन यहाँ काफी सहज महसूस कर रहा होगा। कुछ समय तक आरामदायक अंधेरे में भटकने के बाद सनी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सर्प राजा की शक्ति पर खुद या नेफिस के संबंध में विचार करने का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि गोधूली सागर के दिनों के बाद से शक्ति का मूल स्वरूप ही बदल गया था। वे तीनों अलग अलग वास्तविकताओं में विद्यमान थे। यह इस बारे में भी नहीं था कि कौन अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनकी शक्ति के स्रोत और आधार के बारे में अधिक था। सनी को यह नहीं पता था कि दुष्स्वप्न, और इसलिए दुष्स्वप्न मंत्र ने दिव्य लोकों को किस क्रम में नष्ट किया था। हालांकि वह इतना अवश्य जानता था कि युद्ध लोक अद्वितीय था। यह अद्वितीय इसलिए था क्योंकि इसके नियम सांसारिक नियमों के विरुद्ध जाने वाली हर चीज के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। यह मनुष्यों के लिए एक अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां मनुष्य अलौकिक इच्छाओं के अत्याचार से सुरक्षित रहकर अपनी बुद्धि और रचनात्मकता को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते थे। एक ऐसी दुनिया जहां तर्क का कोई बंधन नहीं था। एक सुंदर दुनिया जहां कोई भी, यहां तक कि देवता भी, ये तय नहीं कर सकते थे कि मनुष्य कैसे जिए, और लोग अपने लिए मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र थे। भले ही उनके मार्ग अक्सर रक्तपात और संघर्ष की ओर ले जाते थे, फिर भी उन्होंने इतना कुछ हासिल किया था, इतना कुछ आविष्कार किया था, इतना कुछ बनाया और रचा था, किसी भी अन्य लोग से कहीं अधिक। लेकिन उनके एकांत ने उन्हें उन लोगों से भी अलग बना दिया था जो कभी गोधूली सागर में निवास करते थे। पृथ्वी के लोगों के विपरीत, जिन्हें अपने पालने की सीमाओं से परे स्थित विशाल और भयावह दुनिया को पूरी तरह से अज्ञानता की स्थिति से खोजना पड़ा, सर्प राजा डेरोन का जन्म इसी दुनिया में हुआ था। उनका जन्म ज्ञान की उस विरासत में हुआ था जिसे वे अभी भी सीखने का प्रयास कर रहे थे, या जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जागृति, आत्मा का सार, भ्रष्टाचार, शून्य, आकार देना, जादू टोना, डेरोन को इन सभी विषयों और इनसे जुड़े कई अन्य विषयों की सहज समझ थी, जबकि सन्नी और नेफिस इन सब में नौसिखिए थे। उन्होंने हजारों वर्षों के दौरान, समय की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक, जागृतों की अनगिनत पीढ़ियों द्वारा विकसित ज्ञान, अनुशासन और कौशल को विरासत में प्राप्त किया था। और उससे आगे भी, सन्नी और नेफिस ने चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो, समझ विकसित की हो और आविष्कार किए हो, उनका संचित ज्ञान उस मूलभूत सभ्यतागत विरासत की तुलना में कुछ भी नहीं था, भले ही मंत्र उस अंतर को पाटने में सहायक होता। कम से कम अभी तो नहीं, और न ही लंबे समय तक। प्राचीन काल के महान दिग्गजों की तुलना में यही उनकी कमजोरी थी। लेकिन यही उनका फायदा भी था,
क्योंकि उदात्तता से संबंधित किसी भी चीज में उनका कोई आधार नहीं था, इसलिए उनके पास जो कुछ था उसी से काम चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी दुनिया कहीं अधिक कठोर थी, एक ऐसी दुनिया जहां दांव बहुत स्पष्ट और निर्णायक थे। ये हमेशा सब कुछ या कुछ नहीं, करो या मरो की स्थिति थी। उनकी दुनिया के लोगों के पीछे कोई खड़ा नहीं था, इसलिए वे केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत तेज धार वाले ब्लेड में बदल गए थे। तो बात सिर्फ इतनी थी कि डेरोन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, या वे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी ताकत के तत्व अलग थे, और इसलिए उसकी प्रकृति भी अलग थी। डेरोन शायद कई ऐसे काम करने में सक्षम था जो सन्नी और नेफिस नहीं कर सकते थे, और वे भी कई ऐसे काम करने में सक्षम थे जो वह कभी नहीं कर पाता। ने कहा कि फिर भी मैंने उसे मार डाला। तो आखिर में सबसे नीच कमीना कौन है? सनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माना कि उसने डेरोन के दुष्वप्न रूप को तब मार डाला था जब बेचारा पहले से ही भ्रष्ट, पूरी तरह से पागल और लगभग मरणासन था। लेकिन फिर भी उस समय सन्नी खुद केवल एक मास्टर था, इसलिए इसका भी कुछ महत्व तो होगा ही। सरप्राज डेरोन के आश्चर्यजनक भाग्य पर विचार करने के बाद सन्नी ने आह भरी और अंततः सुखद विश्राम की स्थिति से बाहर निकली, ये तय करते हुए कि अब वर्तमान के बारे में फिर से सोचना शुरू करने का समय आ गया है। सबसे पहले उन्होंने अपनी स्थिति का आकलन किया। उनकी हालत अच्छी नहीं थी, वास्तव में बहुत खराब थी। उनके 7 अवतारों में से 6 को इतनी भीषण क्षति पहुंची थी कि वे इस समय उन्हें प्रकट नहीं कर सकते थे। उनकी आत्मा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, केवल सोलवीव के सहारे टिकी हुई थी। शैडो लीजन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, और उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। संत, संहारक और यहाँ तक कि सर्प भी इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि वह उन्हें भी नहीं बुला सकता था। सौभाग्यवश अभिशाप की सभी 7 कड़ियां उसकी आत्मा की काली ज्वालाओं को बढ़ा रही थी, इसलिए उसकी परछाइयों और साये के ठीक होने की गति बहुत तेज हो गई। विशेष रूप से संत अपनी शक्तियों के कारण जल्द ही ठीक हो जाएगी, इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो वह नरक से सुरक्षित निकल आया था। सन्नी और उसके अधीन सभी लोग चाहे कितने भी घायल और क्षत विक्षत क्यों न हो, कुछ भी ऐसा नहीं था जो अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो गया हो। सब कुछ ठीक किया जा सकता था और अंततः वापस लाया जा सकता था। और इसी के साथ वे एजेंडा के अगले बिंदु पर पहुंचे। अपने आसपास की दुनिया का आकलन करना। सही, दुनिया में कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। सनी को यह नहीं पता था कि एरियल के मकबरे से क्या उम्मीद करनी चाहिए, असली एरियल का मकबरा, न कि दुष्वप्न मंत्र द्वारा उत्पन्न उसका काल्पनिक रूप, लेकिन वह कम से कम ये जानता था कि क्या उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जिससे उसे कुछ भविष्यवाणियां करने में मदद मिली। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक महान नदी और तीसरी भयानक रात में जिस महान नदी का सामना उसने किया था, उसके बीच का अंतर सर्प राजा डेरोन द्वारा नदी के लोगों के भाग्य में निभाई गई भूमिका थी। डेरोन एरियल के नरक की सफेद रेत को पार करके अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं, जैसे कि उसकी बेटी विंडफ्लावर के साथ एरियल की कब्र में प्रवेश कर चुका था। ऐसा करके उन्होंने महान नदी पर अपनी छाप छोड़ दी, जिसका अर्थ था कि वहां घटित होने वाले सभी दुष्वप्नों में उनका एक रूप मौजूद रहेगा। इस बीच उसके लोग ट्वाइलाइट सी की बची हुई पूरी आबादी टीलों के बीच पड़े काले पत्थर के विशाल टुकड़े की ओर बढ़े, जिसमें दुष्वप्न का बीज था, और उसे चुनौती दी। ये वही बीज था जिसे सन्नी और उसके साथियों ने ब्लैक स्कल की लड़ाई के बाद चुनौती दी थी। ट्वाइलाइट सी के बचे हुए लोग ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि अपने सर्वोच्च देवता के विपरीत उन्हें एरियल की समाधि तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन्हें रात में दुष्वप्न रेगिस्तान को पार करने की आवश्यकता नहीं थी, जब अमर आत्माएं अनंत युद्ध में संलग्न होने के लिए रेत के नीचे से उठती थी। वह तीर्थयात्रा निश्चित रूप से भयावह रही होगी, और अनगिनत लोगों द्वारा किए गए अनगिनत अद्भुत कारनामों के बिना ये पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन अंततः वे सफल हुए, और चुनौती देने वालों की एक सेना ने महान नदी के दुष्वप्न में प्रवेश किया, जहां राजा डेरोन और उनके संतों के प्रेत पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इस तरह ट्वाइलाइट की स्थापना हुई और ये दुष्वप्न में अपवित्रता के विरुद्ध प्रतिरोध का केंद्र बन गया। हालांकि एरियल की असली कब्र में ट्वाइलाइट का कोई अस्तित्व नहीं था, हो ही नहीं सकता था। डेरोन और उसके संत अभी भी यहाँ थे, कम से कम यहाँ रहे थे, लेकिन अपवित्रता से लड़ने के लिए बाहरी लोगों की कोई विशाल सेना नहीं थी। वहां नेफिस भी नहीं थी, और जहां तक सन्नी को पता था, वह अकेली ऐसी थी जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए बिना प्रथम साधक 9 की एलेथिया को नष्ट करने में सक्षम थी। वहां केवल नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, वे शहर जिन पर सिबिलों का शासन था, जो स्वयं नदी के मुहाने की फुसफुसाहट के आगे झुकने के लिए नियत थी, और वीव वह शहर जहां दुष्वप्न मंत्र के अनुयायी रहते थे।
इसलिए भले ही एरियल की असली कब्र में कोई प्लेग न हो, न कोई ड्रेड लॉर्ड, न कोई टॉर्मेंट, न कोई सोल स्टीलर, न कोई एंडाइंग स्लॉटर, न कोई डेवोरिंग बीस्ट, और न ही कोई मेड प्रिंस, सन्नी ने नदी सभ्यता की संभावनाओं को बहुत अधिक नहीं माना। संभवतः वह पहले ही नष्ट हो चुका था, अपवित्रता की शक्तियों द्वारा भस्म हो गया था। अब तक पूरी महान नदी भयानक जीवों के उग्र समूह में तब्दील हो चुकी होती। और चूंकि यहाँ कोई पागल राजकुमार नहीं था, इसलिए उसके पास पकड़ने के लिए कोई मलबा भी नहीं था। न ही उस पर खुदे हुए विक्षिप्त चिन्हों का कोई मैदान था, और न ही उसे अपनी इच्छाओं के प्रति सावधान रहने की कोई चेतावनी थी। वैसे भी सन्नी के लिए उस चेतावनी पर ध्यान देने में बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण अंतर था, एक ऐसा अंतर जिससे सनी सबसे ज्यादा सावधान थी। वह घिनौना चोर पक्षी। उसका प्रेत मायावी महान नदी के मुहाने पर घोंसला बना चुका था, लेकिन अब वह प्रेत दुष्स्वप्न से बचकर वास्तविक दुनिया में आ चुका था। ये कहना असंभव था कि उस घृणित प्राणी ने क्या किया था, उसने महान नदी को कैसे बदला था, और इस समय वह क्या कर रहा था। सन्नी को बस इतना यकीन था कि चोर पक्षी अभी भी एरियल की कब्र में ही है। इसके पीछे उसका एक सीधा सा कारण था, अगर देवताओं द्वारा भी तिरस्कृत एक शापित राक्षस स्वप्नलोक में भाग निकला, तो मानवता को उसकी आजादी के परिणाम बहुत जल्द भुगतने पड़ते। वह घिनौना चोर पक्षी सबसे पहले क्या चुराता? क्या इसने दुनिया की सारी खूबसूरत आंखें इनाम के तौर पर ले ली होंगी? या फिर पूरी मिरर लेक को दुनिया से अलग करने के बाद भाग गया होगा? क्या इसने भाग्य की उन चमकदार डोरियों को चुरा लिया होगा जिनसे दुष्स्वप्न का जादू बुना गया था? ये सुनने में काफी अटपटा लग रहा था, लेकिन सन्नी उस मनहूस पक्षी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला था। आखिरकार उसने पहले ही उसका भाग्य छीन लिया था, तो कौन कह सकता था कि वह मजे के लिए नाइटमेयर स्पेल को नष्ट नहीं कर सकता। अगर कुछ भी हो तो चूंकि थीविंग बर्ड वीवर से जुड़ी हर चीज के प्रति जुनूनी प्रतीत होता था, और नाइटमेयर स्पेल वीवर की आत्मा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए अगर वह घृणित चीज दुनिया में भाग जाती है तो ये सबसे बड़े खतरे में होगा। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। सनी ने आह भरी, फिर आखिरकार उन दो तथ्यों को स्वीकार किया जिनके बारे में वह उस क्षण से जानता था जब उसने महान नदी में छलांग लगाई थी, लेकिन अब तक उनके बारे में सोचने से कतरा रहा था। पहला कारण तो बिल्कुल स्पष्ट था। जिस आरामदायक अंधेरे का वह आनंद ले रहा था, वह एरियल की कब्र के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए था। दुष्स्वप्न में महान नदी 7 सूर्यों के प्रकाश से जगमगा रही थी, जिनमें से प्रत्येक को एरियल ने स्टोन टाइटन, उस अपवित्र राक्षस जिसे उसने मारा था, द्वारा छोड़े गए आत्मा के मूल या कम से कम आत्मा के टुकड़ों से बनाया था। फिलहाल वो सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। बेशक वो विशाल नदी के नीचे जा सकता था, जिससे नदी का ये हिस्सा गहरी और अंधकार में रात में डूब जाता। लेकिन तब पानी खुद नीचे से प्रकाशित होकर एक सुंदर चमक बिखेर रहा होता। कोई प्रकाश नहीं था, महान नदी का जल प्रकाशहीन था, और दुनिया पूर्ण अंधकार में डूबी हुई थी। शायद उस मनहूस पक्षी ने सचमुच सूरज चुरा लिया हो। आखिरकार वे एरियल के मकबरे में सबसे चमकदार चीज थे। बेहद ठंड थी, इतनी ठंड की सन्नी यह नहीं समझा पा रहा था कि उसके आसपास का शांत और गहरा पानी अभी तक बर्फ में क्यों नहीं बदला है। और यही दूसरी बात थी जिसे उसे स्वीकार करना पड़ा। दुनिया के गलत होने का दूसरा तरीका। महान नदी का निरंतर बहने वाला जल अब नहीं बह रहा था। पानी एकदम स्थिर था, बिल्कुल गतिहीन, एक अंतहीन समतल मैदान की तरह हर दिशा में फैला हुआ था। अगर कोई धारा थी भी, तो वह इतनी कमजोर थी कि सनी उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। वह सूर्यों की अनुपस्थिति को किसी तरह समझा सकता था, लेकिन वह इस बात को समझ भी नहीं सकता था, समझाना तो दूर की बात है। महान नदी का स्थिर रहना असंभव था। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था, एरियल की योजना के विरुद्ध था। कोई भी शक्ति उसके जल प्रवाह को रोक नहीं सकती थी, और कोई भी इस अनोखे, विचित्र क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों को तोड़ नहीं सकता था। ठंडे पानी में बहते हुए, घोर अंधेरे से घिरे सन्नी ने एक गहरी आह भरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसने कितना समय बिताया था, कितना समय बीत गया था। 6-7 साल। उसने ये सारे साल एरियल के मकबरे में लौटने के दिन की कल्पना करते हुए बिताए थे। उसने हर तरह के संभावित परिदृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन फिर भी वह यह अनुमान नहीं लगा पाया कि वास्तव में क्या होगा। वास्तविकता उनकी सबसे विचित्र परिकल्पनाओं से भी बिल्कुल भिन्न थी। इसका मतलब यह था कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एरियल के मकबरे के अंदर उसे क्या मिलेगा। उसे जो भी मिलेगा, वह पूरी तरह से चौंकाने वाला और संभवतः भयावह होगा। उसके पास अज्ञात क्षेत्र में उतरने और अच्छे की उम्मीद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर आराम करने के बाद सनी ने गहरी सांस ली और आखिरकार खुद को हिलने डुलने के लिए मजबूर किया।
सबसे पहले चलो नेफिस को ढूंढते हैं। तीसरे दुष्स्वप्न को देखते हुए वह आसपास ही होनी चाहिए थी।